क्या होता है कि एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब आपके पेपर में क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है कि डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती हैं, या फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। अभी हम लोग टॉपिक को ही शुरुआत करेंगे, बिल्कुल अच्छे समझेंगे, डिफरेंस ऐसे भी याद हो जाएगा, बट एक बार पहले हम लोग देख लेते हैं। अगर थोड़ा बहुत कम भी समझ में आया तो अभी धीरे धीरे समझ में सब कुछ आ जाएगा। तो पहला डिफरेंस देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट करती है, केमिकल एनर्जी में। दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमें अपनी तरफ से इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन्स होता है। तो यहाँ पर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या रखा है कि जब आप बात करो गैल्वेनिक सेल में, तो गैल्वेनिक सेल में एनोड कैसा होता है, नेगेटिव, कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसका अपोजिट है, एनोड पर होता है पॉजिटिव, कैथोड पे कैसा होता है, नेगेटिव। अभी हम लोग यार इसकी ना याद करने की ट्रिक वगैरह सब सीखेंगे हम लोग, तो टेंशन मत लेना, अभी इसके आगे थोड़ा सा रुको, अभी खाली हम लोग अभी देख रहे हैं, ठीक, डिफरेंस है क्या, इसको नोट डाउन कर लो। अभी आगे हम लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक वगैरह सब बात करेंगे अच्छे से। उसके बाद देखो मैंने क्या लिख रखा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इसमें होती है। मैंने क्या कर रखा है यहाँ पर, स्पॉन्टेनियस का मतलब यहाँ लिखना तो लिख लो। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो रिएक्शन अपने आप हो जाती है उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, और जो रिएक्शन अपने आप नहीं होती उसे को बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब जो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि रिएक्शन अपने आप हो जाती है, जबकि क्या होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिएक्शन अपने आप नहीं होती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। यहाँ पर जब रिएक्शन अपने आप नहीं होती तो उसका जो डेल्टा जी है, जो गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज होता है, वो पॉजिटिव हो जाता है, और या फिर यूँ कह दो कि डेल्टा जी जो इस गैल्वेनिक सेल में क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पर चौथी पॉइंट क्या लिख रखा है कि इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें किसी भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमें अपनी तरफ से इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। तो हम कहेंगे इट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। बात समझ में आ गई। तो ये डिफरेंस की यार स्क्रीनशॉट ले लो, पेपर में बार बार पूछता है। अभी याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग देखेंगे, बट एक बार स्क्रीनशॉट तो ले लो। मेन टॉपिक पर डायरेक्ट जंप करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं, सो दैट कि जब हम लोग टॉपिक की बात कर रहे हो हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, सेकंड वन इज रिडक्शन का मतलब क्या होता है। तो रिडक्शन में देखो, रिड्यूस वर्ड आपने बहुत सुने होंगे, फैट रिड्यूस करना है तो रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। तो रिडक्शन में चार्ज डिक्रीज करती है, जबकि ऑक्सीडेशन में चार्ज इंक्रीज करती है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल दे दूँ आपको, तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने के लिए सपोज करो आपके पास था जिंक, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो यहाँ पर Zn2+, और यहाँ पर लिख दोगे 2 इलेक्ट्रॉन। एक बात दिमाग में रख लो, मैं आगे भी बोल रहा हूँ, जिधर पॉजिटिव है उधर इलेक्ट्रॉन निकाल दो। देखो 2 पॉजिटिव थे तो 2 इलेक्ट्रॉन उधर ही ऐड कर दिया। तो एक चीज़ ध्यान रखना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, हमेशा कहाँ पर होता है, राइट हैंड साइड। किधर होता है, राइट हैंड साइड हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब कि ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो लॉस है, इलेक्ट्रॉन दिखेगा हमेशा कहाँ आपको, राइट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है दैट मीन्स वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। मैंने क्या बोला, अगर इलेक्ट्रॉन आपको राइट हैंड साइड दिख रहा है तो दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज करो हमारे पास क्या दे रखा था, कॉपर दे रखा था, कॉपर+2। कॉपर+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन खा लिए, तो यहाँ पर क्या बन गया, कॉपर बन गया, कॉपर सॉलिड। तो हमने कि यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ पर होता है, लेफ्ट हैंड साइड। कहाँ पर होता है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड। अगर इस सेल रिप्रेजेंटेशन को आप अच्छे से समझना, अगर एक बार आप इस रिप्रेजेंटेशन को अच्छे से समझ गए, इसकी प्रोसेस को समझ गए, तो आने वाली बहुत सी रिएक्शन जो होंगी या क्वेश्चन होंगे आप इजीली कर पाओगे सिर्फ इसकी विजुअलाइजेशन से। तो आपका ध्यान पूरा इस डायग्राम को अच्छे से समझने पर होना चाहिए, ठीक है। हमने क्या काम कर रखा है, हम लोगों ने 2 क्या ले रखे, कंटेनर ले रखे हैं। एक कंटेनर है ये और दूसरा कंटेनर है ये। अब इस कंटेनर जो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले रखा है, इसमें हमने जिंक की रॉड डिप कर रखी है। ध्यान रखना, जिंक की रॉड को हम लोगों ने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर रखा है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर रखा है। और कॉपर की रॉड को हम लोगों ने किस में डिप कर रखा है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस में डिप कर रखा है। ये कैसा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशंस। कैसा है, एक्वा सॉल्यूशंस है, इसमें डिप कर रखा है। अब क्या हुआ कि इस सॉल्यूशन की हमें क्या करनी है, कंसंट्रेशन फिक्स कर देते हैं। तो इसकी जो कंसंट्रेशन है, मैंने मान लिया इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है,
और इसकी भी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर है। इन दोनों ही कंटेनर को आपस में एक इंटरनल सर्किट प्रोवाइड कर दी, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज बोल रहे हैं। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, कि इंटरनल सर्किट है। अब इस सॉल्ट ब्रिज में क्या फिल कर रखा है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, या और क्या कर रखा है, अगर अगर जेली लाइक सब्सटेंस फिल कर रखा है। अब यहाँ पर याद रखना, जो एनोड पर चार्ज कैसा होता है, यहाँ पर नेगेटिव, कैथोड पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। अभी याद करने का तरीका बता रहा हूँ, पहले भी एक बार सुन लो थोड़ा सा। अब जैसे ही ये सर्किट को हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, कुछ समय बाद हमें देखने को क्या मिलता है, यहाँ पर अपने आप यहाँ रिएक्शंस होने लगती है, और इस जो एमीटर होता है यहाँ पर हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाता है। डिफ्लेक्शन का मतलब, जो एमीटर अभी ऐसे थी ना, दैट मीन्स उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी, जैसे उसमें करंट फ्लो होने लगी तो एमीटर ऐसे से क्या होता है, डिफ्लेक्ट होने लगता है। तो यहाँ पर हुआ क्या, कुछ समय बाद ये जो रॉड थी जिंक की रॉड, ये जिंक की रॉड धीरे धीरे यहाँ से क्या करने लगती, पिघलने लगती। पिघलने का क्या मतलब होता है, ये जो जिंक की रॉड है अब ये ऑक्सीडाइज्ड होने लगती है। तो पिघलने को हम क्या बोल रहे होंगे, ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पर क्या, ये जो रॉड होती है धीरे धीरे ये पिघल जाती है। अब इस बीच हुआ क्या, ये जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। क्या करे इस जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, किस में कन्वर्ट हो गया, Zn2+ में, और किस में कन्वर्ट हो गया, +2 इलेक्ट्रॉन में। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इसके, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाने लगते हैं, कहाँ पर, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे कहाँ पर जाने लगे भाई, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाने लगे इधर ऐसे इस तरफ। अभी ये जो जिंक 2+ था, ये ऑक्सीडाइज Zn2+ था, ये धीरे धीरे किस में आने लगता है, ये जो Zn2+ है किसके आने लगता है, ये सोल्यूशंस में आ जाता है। Zn+2 किस में आ जाता है, सोल्यूशंस में। अब धीरे धीरे होगा क्या, कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है जब इधर जा रहे होंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स किसको मिल जाएगा, कॉपर को मिल जाएगा। होता क्या है, सोल्यूशन के अंदर देखो कॉपर सल्फेट ले रखा है, तो कॉपर सल्फेट जो होता है आयन में कैसे टूटता है, कॉपर 2+ में, और इसके अंदर सोल्यूशन में क्या होगा, SO4 2- होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, यहाँ पर जैसे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे तो ये क्या हो जाता है, जो पॉजिटिव वाला चार्ज है ये क्या करता है, यहाँ पर इसके ऊपर डिपॉजिट होने लगता है। मतलब कि यहाँ पर कॉपर जो होता है इस तरीके से डिपॉजिट होने लगता है, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाती है, एक लेयर मिल जाती है ब्राउन कलर की। तो होता क्या, ये जो कॉपर +2 है, देखो ये जो कॉपर +2 है ना, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, किससे लिए, जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने छोड़े थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ले लिया, तो किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया कॉपर सॉलिड में, जो कि कहाँ पर मिलेगा, ये रॉड पर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा भाई, ये कॉपर सॉलिड कहाँ पर चिपक गया, रॉड पर। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके थे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे किसके, कह दोगे जिंक के थे। किसके थे, 2 इलेक्ट्रॉन किसके थे, जिंक के थे। ये कॉपर 2+ कहाँ से आया था, तो कह दोगे सोल्यूशन में से था। कहाँ से, सोल्यूशन से क्या आया था भाई, कॉपर 2+। तो कॉपर 2+ सोल्यूशन से जो आता है वो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक के ले लेता है, क्या बन जाता है, कॉपर में रिड्यूस हो जाता है। सेम काम यहाँ पर क्या हो रखा, देखो जिंक था, जिंक कौन सा था, ये रॉड वाला, कौन सा वाला, रॉड का जिंक था। रॉड का जो जिंक होता है क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये तो सॉलिड था ना रॉड, देखो रॉड सॉलिड ही होता है ना भाई रॉड, तो क्या हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Zn2+ में। ये Zn2+ कहाँ दिखता है आपको, तो ये कहोगे सोल्यूशन में दिखता है, तो यहाँ पर लिख दोगे एक्वस, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ देता है, रिलीज कर देता है। तो यहाँ पर आपने ध्यान से कुछ ऑब्जर्व करा कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जिसने छोड़े थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर किसने ले लिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए कॉपर ने। तो यहाँ पर देखो जिंक पे कोई चार्ज दिखाई दे रहा है आपको, कोई चार्ज नहीं दिख रहा। अगर आपको कोई चार्ज नहीं दिख रहा दैट मीन्स इस पर चार्ज कैसा है, 0। 0 से किस में कन्वर्ट हो गया, +2 में। आप देख पा रहे हो, अभी मैंने स्टार्टिंग बताया कि 0 से +2 में गया, दैट मीन्स यहाँ पर हुआ ऑक्सीडेशन। इस वाले कंटेनर में हो रखा है ऑक्सीडेशन। यहाँ देखो कॉपर +2 में था, +2 से किस में चला गया, 0। 2 से 0 में गया, चार्ज डिक्रीज कर गया ना, घट गया। तो यहाँ पर क्या, चार्ज का डिक्रीज करना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो यहाँ पर हुआ रिडक्शन। कि जब आपको पता है कि सोल्यूशन में धीरे धीरे जिंक प्लस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, अब अगर सोल्यूशन के अंदर जिंक 2+ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो इसको बैलेंस करने के लिए तो कोई तो चाहिए ही होगा। तो कौन आएगा बताओ, अट्रैक्शन किसके किसके बीच में होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में ना। तो यहाँ नेगेटिव कौन है, Cl-। तो यहाँ 2 पॉजिटिव है, तो यहाँ से ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो 2 क्या कर देता है, Cl- को यहाँ पर भेज देता है। कि +2 और -2 की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर नेट चार्ज कितना हो जाता है, 0। +2 -2 कितना, 0। सोल्यूशन की न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि +2 -2 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पर समझो कॉपर के यहाँ पर देखो क्योंकि कॉपर तो यहाँ चिपक गया,
तो बताओ ज़्यादा क्या हो गया, यहाँ पर सल्फेट आयन ज़्यादा हो जाएंगे। अगर सल्फेट आयन ज़्यादा हो जाएंगे तो बताओ ये जो हमारे पास सॉल्ट ब्रिज था, सॉल्ट ब्रिज क्या भेजेगा, तो नेगेटिव ज़्यादा हो गए। अगर नेगेटिव ज़्यादा हो गए तो पॉजिटिव को भेजेगा, क्योंकि दो नेगेटिव है, दो नेगेटिव का मतलब ये दो पॉजिटिव भेज देगा। और जैसे ये दो पॉजिटिव भेज देगा तो दो प्लस और दो माइनस क्या बन जाएंगे, यहाँ पर न्यूट्रल बन जाएगा। तो दैट मीन्स सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, सॉल्यूशंस के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। बात समझ में आ गई। यहाँ पर आपने ध्यान से ऑब्जर्व करा कि मास ऑफ जिंक रॉड क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। कि यहाँ पर मास ऑफ कॉपर रॉड, कौन सी, कॉपर रॉड क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। कैसी कर गई भाई, इंक्रीज कर गई। क्योंकि तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है कि जो सॉल्यूशंस के अंदर सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ लिखना तो लिख लो, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन SO4 क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा कि जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है वो जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ हो रहा है, जबकि जो करंट का फ्लो हो रहा है वो कॉपर रॉड से जिंक रॉड की तरफ हो रहा है। या फिर हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है फ्रॉम एनोड टू कैथोड हो रहा है, और जो करंट का जो फ्लो हो रहा है वो कैथोड से एनोड की तरफ हो रहा है। इस पॉइंट को भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अब इस पेज की स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, क्योंकि आगे के क्वेश्चन हम लोग इसी पर बेस्ड कर रहे होंगे। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने इतनी लंबी चौड़ी कहानी पढ़ रखी है ना, उसी का शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन हमें पेपर में करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने अभी क्या देखा था कि जो एनोड रॉड थी उसमें जो जिंक था, सॉलिड था, वो जिंक 2+ में ऑक्सीडाइज्ड हो गया था। Zn2+ में करंट हो रखा था, 2 इलेक्ट्रॉन का लूज करा था। कॉपर 2+ ने जो इलेक्ट्रॉन 2 लूज करे थे उसी को गेन कर लिया था। अब क्या बन गया था, कॉपर सॉलिड बन गया था। हमने क्या देखा, यहाँ पर हमें इसकी लिखनी होती नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन के लिए करते क्या है, जो ये एनोड वाली रिएक्शंस होती है, कैथोड वाली रिएक्शन, दोनों को ऐड कर देते हैं। और दोनों को इस तरीके से ऐड कर रहे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन सेम है तो ऐसे ही कट जाएंगे। लेफ्ट की तरफ लेफ्ट वाली चीज़ें ऐड करोगे और राइट की तरफ राइट वाली चीज़ें ऐड करोगे, मतलब कि नेट सेल रिएक्शन में इनको ऐड कर दो। तो यहाँ पर हो जाएगा जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+, कन्वर्ट किस में हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा Zn2+, एक्वस लिखेंगे तो लिख सकते हो, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉपर सॉलिड। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से इसकी नेट सेल रिएक्शन लिख रखी है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इसको दिखाया नहीं जाता, ध्यान रखना। नेट सेल रिएक्शंस में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। तो लेकिन अगर हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि ये जो इतनी लंबी रिप्रेजेंटेशन करी थी इसको हम छोटा रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, इस चीज़ को हम लोग यहाँ देखते हैं, जिसको बोला जाता है सेल रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे सामने ये था क्या, देखो ये क्या था, एक सेल थी, तो इसको हम लोग, इस सेल को हमें रिप्रेजेंट करनी, ये सेल की रिएक्शन थी। और यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सेल का रिप्रेजेंटेशन सीखने जा रहे हैं। तो जो हम लोगों ने नेट सेल रिएक्शन लिख रखी है उसकी मदद से अगर हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन करना चाहेंगे तो कैसे करोगे। देखो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था ना कि यहाँ पर हमारे पास एनोड था, ये कैथोड था। एनोड और कैथोड को आपस में कनेक्ट करा गया था इंटरनली सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। तो यहाँ पर जो सॉल्ट ब्रिज होता है उसको हम लोग डबल डंडा से दिखाते हैं। ये क्या है, डबल डंडा, सॉल्ट ब्रिज। आपको पता है कि जिंक जो था सॉलिड था, किस में कन्वर्ट हो गया, Zn2+ एक्वस में, क्योंकि सोल्यूशन में आ गया था। और इसी चीज़ को यहाँ दिखाया गया, जो जिंक सॉलिड था कन्वर्ट हो गया जिंक 2+ में। अब यहाँ देखो सॉलिड, एक सॉलिड फेज है, एक्वस फेज है। जब दो अलग अलग फेज होते हैं तो उसके बीच में हम लोग एक वर्टिकल डंडा लगाते हैं, एक वर्टिकल डंडा। ठीक है, तो वर्टिकल डंडा क्यों लगाते हैं, सिंगल फेज को अलग करने के लिए, कौन सा सॉलिड फेज है कौन सा एक्वस फेज है। कॉपर 2+ देखो किस में कन्वर्ट हुआ था, कॉपर में, तो कॉपर 2+ कन्वर्ट हो गया कॉपर में, क्योंकि यहाँ देखो जो कॉपर 2+ ये सोल्यूशन में था, एक्वस था, ये कन्वर्ट किस में हो गया, कॉपर सॉलिड में। तो जब दो फेज अलग अलग हो तो उनके बीच में वर्टिकल डंडा लगा देते हैं। तो ये जो डबल वर्टिकल डंडा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज को। अब इसको और अच्छे समझ लेते हैं कि एनोड पर चार्ज नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, रिडक्शन होता है। ट्रिक के थ्रू देखेंगे, सब कुछ इजीली रिमेंबर हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये जो हम लोगों ने नेट सेल रिएक्शन लिखी थी ना, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन तो आपको समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो सॉल्ट ब्रिज होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या होता है, एनोड होता है, और राइट हैंड साइड हमेशा क्या होता है, कैथोड होता है। अभी जब हम लोगों ने रिएक्शन देखी तो स्टार्टिंग मैंने आपसे कहा था कि एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसको याद कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पर मैंने शॉर्ट ट्रिक लिख रखी है। याद कैसे करना है, एनोड के लिए क्या याद करना है, लोन याद करना है। लोन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, एनोड पर नेगेटिव। देखो लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, एनोड पर नेगेटिव। तो एक बात जो हमेशा ट्रू होगी वो क्या होगी, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन ही होता है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन ही होता है। तो याद करने का तरीका तो आपको समझ में ABC मतलब इधर एनोड है, इधर ब्रिज है, फिर इधर कैथोड है। अब क्या करना है, एनोड के लिए आपको याद करना है लोन, और कैथोड के लिए याद करना RRCP। याद करना बड़ा आसान है। लोन किसने लिया था, रोहित रैना क्रिकेट प्रेमी ने, ठीक है। तो रोहित रैना तो पता ना क्रिकेट खेल कि जो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जिसको इसको भी अगर शॉर्ट ट्रिक से याद करना है, इसको भी याद कर लो, इसको याद कर सकते हो ऑयल, इसको याद करते हैं रिज। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड पर चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसकी बात कर रहे हैं कैसा चार्ज है, नेगेटिव है, क्योंकि लोन बात करा, लोन पे याद आ रहा नेगेटिव, तो एनोड पर नेगेटिव चार्ज। और कैथोड पे चार्ज क्या होता है, RRCP, दैट मीन्स कैथोड पर चार्ज होता है पॉजिटिव। दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या देख रखी है इस पूरे सेल में, कि जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है एनोड से कैथोड की तरफ होता है। दैट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ है जिंक रॉड से किस रॉड की तरफ हुआ है, कॉपर रॉड की तरफ हो रखा है। और जो करंट का जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है, इतना तो पता होगा। तो जो करंट का जो फ्लो हो रखा था वो कॉपर से किसके, तो जिंक की तरफ हो रखा है। यूँ हम कह सकते हैं कैथोड से एनोड की तरफ करंट का फ्लो होता है। अगर इतनी बात समझ में आ गई भाई साहब, तो आपके 1-2 क्वेश्चन तो इसी में से ही आ रहे होंगे, ठीक है। अब आपके पेपर में ना कई दफ़ा इन तीनों की डेफिनेशन पूछ लेता है, तो एक बार इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले पूछ रखा है सेल पोटेंशियल क्या होती है। तो जो सेल पोटेंशियल होता है वो दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। डिफरेंस का मतलब ही होता है सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हम लोग ई सेल कैसे निकालते हैं, ई कैथोड माइनस का ई एनोड निकालते हैं। यहाँ पर एक अच्छी बात क्या लिख रखी है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो ई सेल होता है 0 हो जाता है। अब इसके बारे में आगे हम लोग और चर्चा करेंगे। अब दूसरी चीज़ देखो क्या दे रखा है, EMF ऑफ अ सेल क्या होती है। जब क्या करते हैं हमारे सर्किट में किसी भी प्रकार की करंट फ्लो नहीं कर रही होती, तो उस पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं, EMF ऑफ अ सेल कहते हैं। द सेल पोटेंशियल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन या फ्लो फ्रॉम द सर्किट, तो उसे क्या कह रहे हैं, EMF ऑफ अ सेल कहते हैं। जब आप नई नई बैटरी खरीद कर लेके आते हो ना मार्केट में, तो जो भी आपके पास वोल्टेज लिखा होता है वो होती है EMF ऑफ अ सेल, क्योंकि उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है। तो नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, उसे कह रहे हैं EMF ऑफ अ सेल। नेक्स्ट आता है यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है। तो देखो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइट। देखो हम लोगों ने ये देखा था अभी, देखो ये मेटल था और इसके अंदर क्या फिल कर रखा था, हम लोगों ने जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट फिल कर रखा था। तो ये जो था मेटल और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के बीच में जो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में डिफरेंस आ जाता है ना, इसको कहा जाता है क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात समझ में आ गई ना। जब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे होंगे तो हमारे सामने पोटेंशियल का जिक्र बड़ा हो रहा होगा, तो पोटेंशियल को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और पोटेंशियल दो टाइप्स की हो रही होंगी, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरी कौन सी होगी, रिडक्शन पोटेंशियल हो रही होती हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिडक्शन पोटेंशियल। तो बड़ा ही सिंपल है। देखो जब भी आपका चार्ज रिड्यूस और रिडक्शन का मतलब ही होता है कम करना चार्ज का। देखो यहाँ +2 से 0 में जा रहा है, तो दैट मीन्स चार्ज डिक्रीज कर रही है। दैट मीन्स हमारे सामने क्या लिखा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है पता, -0.76 वोल्ट। ठीक है, एकदम दिमाग में बैठा लो कि जब भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात कर रहे होंगे। अगर कभी हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो तो हम कैसे जानेंगे कि पेपर में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। तो आपको क्या काम करना है, हमेशा लेफ्ट की राइट की तरफ मूव करना है। देखो यहाँ पर चार्ज 0 है, 0 से किस में हो गया, +2, 0 से +2 में हुआ, दैट मीन्स चार्ज इंक्रीज हो गई। चार्ज का इंक्रीज करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो होगा क्या, तो देखो यहाँ पर माइनस अगर दिया होगा कभी जो भी वैल्यूज उसको प्लस कर देना, दैट मीन्स एक प्लस लगा देना, तो वैल्यूज कितनी आ जाएगी, 0.76। अगर यहाँ पर प्लस होता तो मैं यहाँ पर माइनस कर देता, यहाँ माइनस है तो मैं क्या कर दिया प्लस। तो दैट मीन्स कभी भी आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो, हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालनी हो, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या लगा दोगे, माइनस का साइन। पेपर में यूजुअली आपके बोर्ड में 99.9% यार ना
पेपर में हमेशा आपका SRP दिया होता है, तो डरने वाली वैसे बात नहीं होती, बट जान लो हो सकता है कभी किस्मत खराब हो, दे दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो बस एक माइनस साइन क्या कर दोगे, लगा दोगे, रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखो ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, हमें रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करना, प्लस था तो माइनस लगा दिया, बस सिंपल काम करना है। अब देखो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगी ना, अभी पेपर में आ रहा होगा कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो कुछ नहीं करना। जब भी स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करता है ना, तो इसका मतलब प्रेशर होता है 1 atm, टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, 298 केल्विन, और जो कंसंट्रेशन होता है वो कितनी होती है, 1 मोलर होती है। तो ये है स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पोटेंशियल होती है उसकी खोपड़ी पे क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नॉट। तो यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में एक बार नहीं भाई साहब कई बार पूछा हुआ है कि अगर हम लोग एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर दें जो भी गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था तो क्या होता है। अब कंडीशन क्या है कि अगर जो E0 सेल होती है, जो हम लोग यहाँ से निकालते हैं ना, देखो ये जो हमारे पास सेल होती है, अगर इसकी हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन तो आपको बता ही रखा था अभी, स्टैंडर्ड कंडीशन पर अगर इसकी सेल पोटेंशियल निकालते हैं तो कितनी निकल कर आती है, तो यहाँ पर निकल कर आती है 1.10 वोल्ट निकल कर आती है। तो कह रखा है कि अगर इसी सेल में ही हम लोग एक्सटर्नल कोई बैटरी वगैरह ऐड कर दे तो क्या होगा। अगर देखो ये जो एक्सटर्नल हम लोग बाहर अभी ऊपर लगा रहे होंगे ना, जो ऊपर खोपड़ी पीसी के, मतलब इसी पर हम लोग दूसरी और बैटरी वगैरह लगा दें, तो कह रखा है अगर उसकी जो वोल्टेज होगी अगर कम होगी, मतलब पोटेंशियल कम होगा यार, पोटेंशियल अगर एक्सटर्नल की कम हो जाए, किससे, E0 सेल थी जो हमारी एक्चुअल में थी, अगर उससे हमारी एक्सटर्नल पोटेंशियल कम हो जाएगी, तो कह रखा कि देयर विल बी नो चेंज इन केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स जो हो रहा था वही होगा, मतलब कि जिंक रॉड से इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर की तरफ होगा, कॉपर रॉड की तरफ होगा, करंट का फ्लो किधर होगा, कॉपर से जिंक की तरफ होगा, और जिंक रॉड गेट ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब की है कि जिंक रॉड जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा। ये इस बात को ना बहुत अच्छे से गांठ बांध लो कि ऑक्सीडाइज का मतलब होता है डिजॉल्व होना या मास का डिक्रीज करना। ठीक, कहाँ पर होगा, एनोड पर, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखे थे कि जिंक का जो रॉड था धीरे धीरे क्या कर रहा था, डिग्रेड कर रहा था। दूसरा हम लोगों ने क्या, कॉपर आयन गेट रिड्यूस्ड या गेट डिपॉजिटेड एट कैथोड। देखो यहाँ पर जब हम लोगों ने देख रखे थे ना, कॉपर यहाँ पर जाकर डिपॉजिट हो जा रहा था, तो उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन अगर हमारी एक्सटर्नल पोटेंशियल ज़्यादा हो गई भाई साहब, अगर बाहर वाले व्यक्ति की ताकत ज़्यादा होगी, दैट मीन्स जो इसकी खोपड़ी पर हम लोग बैटरी वगैरह लगा रहे होंगे, अगर उसकी पोटेंशियल इस वाले पोटेंशियल से ज़्यादा हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है भाई भौकाल किसका होगा, ज़्यादा ताकतवर वाले की। तो यहाँ पर ज़्यादा कौन हो गया, एक्सटर्नल पोटेंशियल। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल हमारे सेल पोटेंशियल से दैट वाज 1.10 से ज़्यादा हो जाता है ना, तो सारी केमिकल रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, मतलब कि सारी प्रोसेस उल्टी हो जाएंगी। जो जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था, अब वो उल्टा करेगा कॉपर से जिंक की तरफ। इसी बात को बस आपको लिख देना, सारा चीज़ उल्टा कर देना। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो दिमाग में रख, जब एक्सटर्नल वाली ज़्यादा हो जाएगी तो सब उल्टा कर देना है। ठीक है, अब हम लोग सीधे न्यूमेरिकल पार्ट की बात करना स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स इजी हैं, अगर आपकी अप्रोच सही रही तो सब कुछ इजीली हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल्स बड़े ही आसान है, 101% आते ही आते हैं, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको जब भी क्वेश्चन आता है, देखो ये हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, हमें क्या काम करना होता है, हमें नेट सेल रिएक्शन लिखनी पड़ती है। ये स्टेप फॉलो करनी, जैसे मैं कर रहा हूँ आपको स्टेप फॉलो करनी, आपका आंसर बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग एनोड वाली रिएक्शन लिखते हैं। तो एनोड क्या होता है, देखो जो सॉल्ट ब्रिज होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, एनोड, और राइट हैंड साइड क्या होता है, कैथोड, और बीच में क्या होता है, ब्रिज। मैंने बताया था ना, ये होता है ए, ये होता है बी, इधर वाली चीज़ होती है सी। तो क्या काम करना है, एनोड पर हमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो पहले लिखा गया क्रोमियम किस कन्वर्ट किस में हो रहा है, क्रोमियम +3 में। इसको लिखते कैसे, यहाँ ध्यान से देखना, क्रोमियम लिखो और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, क्रोमियम +3 में। तो यहाँ पर एरो लगाओ और यहाँ पर लिख दो क्रोमियम +3। बात समझ में आ रहा है। अगर इतनी बात समझ में आ गई ना, तो अब दूसरी बात सुनो। बताओ यहाँ पर कितने प्लस दिखाई दे रहे हैं, +3। जितने प्लस लिखे हुए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन वहीं ऐड कर दो। +3 है ना, तो यहाँ पर क्या काम कर दो, 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो। ठीक, अब सेम काम करते कैथोड। राइट हैंड साइड क्या होता है, इसके कैथोड होता है ना, क्योंकि ABC इधर कैथोड लिखा हुआ है। तो बताओ Fe2+ किस में जा रहा है, Fe में। तो इधर जो इधर लिखा हुआ है इसको इधर लिखो, Fe लिखो, लिखो भाई Fe के ऊपर 2+ है, 2+ लगाओ। कन्वर्ट किस में हो रहा है, जो कन्वर्ट हो रहा है उसको एरो के इधर लिखो, तो Fe को यहाँ लिख दो।
बात समझ में आ गई? Fe को यहाँ लिख दो। बताओ प्लस किधर है, इधर है या इधर प्लस है? इधर 2 प्लस है ना, जितने प्लस है उतने ही इलेक्ट्रॉन वहीं ऐड कर दो। 2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। बात समझ में आ गई ना, दिक्कत नहीं हुई होगी। अब सुनो, अब क्या काम करना है, यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन। हमें क्या करना होता है, इन इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। अगर यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ 3 है, इस वाले 3 को इसमें मल्टीप्लाई करो और इस वाले 2 को इसमें मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये तरीका हमेशा इंप्लीमेंट करना, आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, कई बार आप ध्यान देते नहीं हो तो इसकी वजह से गलत हो जाता है। तो इस 2 की मल्टीप्लिकेशन इस वाले सब में करनी है और इसमें करना है। होगा क्या, 3 से मल्टीप्लिकेशन करने से ये 6 बन जाएगा और 2 से मल्टीप्लिकेशन करने से ये भी 6 हो जाएगा और फाइनल हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये दोनों तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लेफ्ट वाली चीज़ लेफ्ट वाली तरफ ऐड करो और राइट वाली चीज़ राइट की तरफ ऐड कर दो। मतलब कि 2Cr लिखो, 2Cr। फिर अब यहाँ पर तो कर लिया Cr वाली, इधर देखो 3Fe, 3Fe 2 प्लस, एरो लगाओ, राइट हैंड साइड वाली चीज़ राइट हैंड साइड ऐड करो तो 2Cr प्लस 3, 2Cr प्लस 3, फिर प्लस लगाओ, ये वाला 3 किस में, इसमें मल्टीप्लाई करो 3Fe में। तो ये हो गया हमारा क्या, नेट सेल रिएक्शन। तो ध्यान रखना, नेट सेल रिएक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो चुके, दिखाई नहीं देते हैं। सुनो, ये जो हम लोगों ने रिएक्शन लिखी है, बैलेंसिंग करने के बाद फाइनल कितने इलेक्ट्रॉन का लूज एंड गेन हो रखा था, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रखा है। और कह सकते हो कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन का गेन भी हो रखा है, क्योंकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 2 6, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो कोई पूछता है n क्या होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बोल दो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज बोल दो, या फिर यूँ कह दो कि एनोड या कैथोड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रखा था। अब बात आता है ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं। यूजुअली ई नॉट सेल हम लोग निकालते हैं कैसे, ई नॉट कैथोड माइनस का ई नॉट एनोड करते हैं। कैथोड कहाँ लिखा होता है, इधर, एनोड कहाँ लिखा होता है, इधर। तो यहाँ देखो हमें फिलहाल इस वाले क्वेश्चन में ई नॉट सेल की वैल्यूज गिवन है, तो ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है, 0.30 वोल्ट। अब उसके बाद का स्टेप क्या होता है, हमें निकालना है कैलकुलेट द ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब ही हो जाता है ई सेल। ई सेल का मतलब क्या होता है, ईएमएफ। ठीक, तो इस ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला याद कर लो बस, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस का 0.059 अपॉन का एन, ये एन क्या है, ये वाली वैल्यूज, लॉग ए पी अपॉन का सी आर, ए पी की पावर एक्स और सी आर की पावर वाई। ये क्या है, अभी समझ में आ जाएगा। ए का मतलब है एनोड, सी का मतलब कैथोड, पी का मतलब प्रोडक्ट, आर का मतलब रिएक्टेंट। अब इसको समझोगे बड़े आसानी समझ में आएगा, ध्यान से सुनो। हम लोग हमेशा पढ़ेंगे ऐसे, मतलब कि ए पी लिखा है ना, ए पी अपॉन का सी आर, तो कई बार क्वेश्चन को हम लोग कर रहे होंगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करके, और कई बार क्वेश्चन कर रहे होंगे एनोड अपॉन कैथोड करके, तो समझ में आ जाएगा। अब देखो, जैसे मान लो ये रिएक्शन लिखी गई है, हमें क्या काम करना है, यहाँ पर एनोड और कैथोड पहचानना है या फिर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट पहचानना है। तो जब भी आप क्वेश्चन कर रहे होगे ना, तो एक चीज़ हैबिट अभी से बना लो कि जो भी मेरे पास सॉलिड वाला पार्ट रहेगा, जहाँ पे सॉलिड सॉलिड लिखा हुआ है, उनको आप फाइनल रिएक्शन से ना उड़ा दो। मतलब कि देखो, ये भी सॉलिड था क्वेश्चन में, ये भी सॉलिड था, तो आपको सॉलिड वाला चीज़ उड़ा देनी है, सॉलिड वाली चीज़ हमेशा भूल जाओ। आपको ये तो पता है ना कि ये जो एरो होता है, इसकी इधर वाली चीज़ हमेशा क्या होती है, रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट होता है। और एरो के राइट हैंड साइड जो चीज़ होती है उसे हम लोग प्रोडक्ट बोल रहे होते हैं। इतनी बातों समझ में आती है। तो मतलब कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन लिखनी, कैसे लिखनी है अब इसको मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। इसको ध्यान से देखो, हम लोगों ने क्या कर रखा है कि बोला है कि आप चाहे ए अपॉन सी पढ़ो चाहे पी अपॉन का आर पढ़ो। तो ए अपॉन सी का मतलब एनोड अपॉन कैथोड। तो एनोड मेरा कौन था बताओ, इधर वाली चीज़ एनोड होती है और इधर वाली चीज़ कैथोड होती है। हमें एनोड का क्या चाहिए, कंसंट्रेशन, डब्बे का मतलब कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन कहाँ लिखी होती है, देखो यहाँ लिखी है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, 0.1 लिख देंगे, क्योंकि एनोड कौन है मेरा, ये वाला। कैथोड लिखा गया है, कैथोड नीचे दो, कैथोड ए अपॉन का सी, तो कैथोड मेरा कौन है बताओ, कैथोड मेरा इधर वाली चीज़ होती है। कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01 मोलर दे रखी है। अच्छा, अब यहाँ पर एक एनोड था कौन मेरा, एनोड था यहाँ पर सी आर। एनोड कौन था हमारा, सी आर था। तो दैट मीन्स हमें उसकी खोपड़ी पर देखो एक्स लिखा है, एक्स कहाँ से निकाल के लेके आओगे, देखो एनोड था मेरा सी आर, तो सी आर कोई कोएफिशिएंट है, जी हाँ भाई, देखो सी आर कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। यहाँ देखो 2 है, तो यहाँ पर कितना लिखोगे खोपड़ी पर इसके 2। कैथोड मेरा कौन था बताओ, कैथोड मेरा कौन था,
कैथोड था मेरा इधर वाला पार्ट, मतलब Fe था, Fe कोई कोएफिशिएंट है आगे लगा हुआ तो देखो 3 था, तो यहाँ पर क्या कर देना है आपको 3। अगर आपको यहाँ बार बार देखने में दिक्कत हो रही तो एक काम करना, कभी भी आप नेट सेल रिएक्शन लिख लेना और सॉलिड वाले पार्ट को उड़ा देना, सॉलिड वाले पार्ट को उड़ा देना। अब आप देखो क्वेश्चन में पढ़ना है ये वाला P अपॉन का R, P अपॉन R का मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट कौन है मेरा CR, तो CR का कंसंट्रेशन चेक करना, CR कहाँ लिखा गया, यहाँ पर देखो 0.1 लिख दिया, उसके आगे जो भी नंबर लिखा होगा उसको खोपड़ी पर चढ़ा देना, फिर बोलना रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कहाँ लिखा गया है, देखो एरो किधर की तरफ, तो ये होता है रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट कैसे जानोगे, तो रिएक्टेंट मतलब Fe कंसंट्रेशन कहाँ लिखा, देखो इधर लिखा हुआ है Fe2 प्लस का, तो 0.01। इसके आगे कोई कोएफिशिएंट लिखा हुआ था, जी हाँ 3 लिखा गया था, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब इसके बाद सॉल्व करना, एन की वैल्यू कितनी आ रखी थी 6, तो यहाँ पर हम लोग कितना रख देंगे 6 रख देंगे। अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत बता देता हूँ, नहीं तो 0.1 की होल पावर 2 लिखी, दैट मीन्स 0.1 की होल पावर 2 को मैंने यहाँ अलग से कर रखा है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट था इसीलिए यहाँ पर एक जीरो आया, 1/10 आया। डेसिमल के बाद याद हो 2 डिजिट थे तो यहाँ पर कितने थे 1/100 आया, 2 जीरो आ गए। अब आपको पता है ना 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पर 1 कितना हो जाएगा 10 की पावर 2 हो जाएगा। आपको पता है 10 की पावर कितनी 2 है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/10 की पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 2, और इसको ऊपर लेके जाओगे तो 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर बस मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। तो अब आपने बचपन में एक रूल पढ़ा होगा, ए की पावर m हो और ए की पावर n हो तो क्या हो जाता है, ए की पावर m माइनस का n हो जाता है, मतलब नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है। देखो यहाँ प्लस का था तो माइनस हो गया, तो यहाँ पर जब करोगे तो 10 माइनस का 2 प्लस का 6 कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इसको, तो इसको सॉल्व कर लो। देखो ये जो कट पिट जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ 0.01, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.30 माइनस का 0.01, लॉग में कितना आ जाएगा बताओ 10 की पावर 4 आ जाएगा, 10 की पावर 4। अब 4 को नीचे गिरा दो, कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना भाई, लॉग m की पावर जो n होता है वो कितना होता है n log m हो जाता है, जो सिर पे चढ़े होते हैं लोग उनको गिरा देता है ये, तो ये 4 आगे आ जाएगा। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो 0.30 माइनस का 0.04 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, तो 0.30 में से आप 0.04 सब्ट्रैक्ट कर लो। फिर से यार सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। देखो एनोड लिखा हुआ है ना, एनोड मतलब क्या होता है, देखो जो ये सॉल्ट ब्रिज है इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है ए, और राइट हैंड साइड क्या होती है सी, और बीच में क्या है ये ब्रिज है। तो हमें सबसे पहले एनोड वाली रिएक्शन लिखनी, मतलब इधर की तरफ वाली लिखनी है। तो कैसे लिखोगे, पहले लिखो Fe किस में कन्वर्ट हो रहा है Fe2 प्लस में, तो जो जिधर जा रहा है इसको इधर लिखो, इनके बीच में एरो लगा दो, इनके बीच में एरो लगेगा, तो दैट मीन्स यहाँ लिखो Fe कन्वर्ट किस में हो रहा है Fe2 प्लस में, जो चीज़ कन्वर्ट हो रहा है उसको राइट हैंड साइड लिखो, तो यहाँ लिख दिया तुमने Fe2 प्लस। मैंने कहा था ना कितने प्लस है 2 प्लस है, तो उधर ही 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो, ठीक है। अब सुनो कैथोड वाली रिएक्शन देखो, यहाँ पर कैथोड में क्या हो रहा है H प्लस कन्वर्ट किस में हो रहा है H2 में, तो लिखो H प्लस यहीं लिखो इधर ही, और किस में किस में रहा है, जा रहा है भाई H2 में, तो जो चीज़ जा रहा है उसके लिए पहले एरो लगाओ, किस में जा रहा है H2 में जा रहा है, तो यहाँ लिखोगे H2। अब बताओ कितने प्लस है, एक प्लस है ना, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दो। बात समझ में आ गई। अब मैंने आपको एक बात बताई कि यहाँ पर जिसका मालिक कोई नहीं उसका मालिक 1, तो दैट मीन्स कि आपको इसमें 1 लिखा हुआ है तो ये 1 इसमें मल्टीप्लाई करनी है, और यहाँ 2 लिखा गया तो ये वाली 2 यहाँ मल्टीप्लाई करनी है। बात समझ में आ गई। तो बस अब करना ही क्या आपको, अब इन दोनों इक्वेशन में जब आपके इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो गए तो इलेक्ट्रॉन्स विल कैंसिल आउट, सिंपली क्या करना है 1 की इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे, राइट हैंड साइड वाली चीज़ राइट हैंड साइड लिखोगे, तो 1 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कराओगे तो 1 Fe सॉलिड, क्योंकि सॉलिड देखो लिखा हुआ था, फिर यहाँ पर 2 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे प्लस 2H प्लस लिखोगे, फिर इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो चुके हैं क्योंकि हम लोगों ने इसी वजह से 2 से और इसको 1 से मल्टीप्लाई करा था। फिर एरो लगाओ, 1 किस से मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो भाई यहाँ पर 1 Fe2 प्लस होगा, प्लस लगाओगे 2 की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2H2 हो जाएगा। अब जरा बताओ मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है यहाँ पर, जब आपने पूरा मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ ना एक्सचेंज, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी।
अब ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं? ई नॉट सेल इक्वल टू होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड कैसे पता करेंगे भाई? देखो इधर वाली चीज़ होती है कैथोड, इधर वाली चीज़ होती है एनोड। अब देखो ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं? ई नॉट सेल निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड मेरा कौन है यहाँ पर बताओ? हाइड्रोजन वाला साइड है, और इधर मेरा कौन है? आयरन वाला साइड है। तो दैट मीन्स करना क्या है? हाइड्रोजन का आपको पता होना चाहिए, जो हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है कितना होता है? हमेशा हमेशा जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है एच प्लस से S2 में कन्वर्ट होने की वो जो होती है हमेशा जीरो होती है, 0 वोल्ट होता है। तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस का ई नोट एनोड कौन हुआ? एनोड इधर वाली चीज़, तो Fe का देखो दे रखा है Fe2+ से Fe में कन्वर्ट होना, ठीक है। तो कितना दे रखा था? माइनस का 0.44, तो यहाँ लिख लो माइनस का 0.44, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.44 वोल्ट, ये हो जाएगा ई नॉट सेल। अब इस ई नॉट सेल को यहाँ पे रख दोगे। आपको पता है ना कि ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला बना रखा है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, माइनस का 0.059 बोलो या फिर 0.059 को मैंने अप्रॉक्सीमेटली कितना लेट कर रखा है? 0.06, ठीक है। तो यहाँ पे करना कि एन की वैल्यू लिख रखते हैं ना हम लोग, तो एन कितनी आती? 2 आ रखी, तो यहाँ पर एन रखा होता है, तो एन की वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अभी रखते हैं। अब देखो क्वेश्चन में हमें ई नॉट सेल तो दे ही रखा था, दैट मीन्स हम लोगों ने निकाल लिया, और एन की वैल्यू 2 आ गई है मेरे पास। लॉग रखा, एनोड अपॉन कैथोड करो या प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर लो। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट होता है पी अपॉन का आर वाला, ठीक है। तो पता ही ना आपको क्या काम करना होता है, लॉग लिखना होता है, चाहे ए अपॉन सी बोलो चाहे पी अपॉन आर बोलो। तो एनोड अपॉन कैथोड, एनोड का कंसंट्रेशन कितना दे रखा था? कहाँ से निकालो? क्वेश्चन में देखो दिया था एनोड का कंसंट्रेशन 0.001 दे रखा था। तो 0.001 डेसिमल के बाद देखो 3 डिजिट थे, इसी वजह से कितना 10⁻³ कर दिया। और यहाँ देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट था, इसी वजह से 10⁻² कर दिया। ये पावर में 2 कहाँ से आया? तो भाई देखो हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन था ना, एनोड अपॉन कैथोड करा, कैथोड मेरा कौन है? हाइड्रोजन की तरफ। तो हाइड्रोजन का देखो यहाँ कोएफिशिएंट कितना था? यहाँ पर देखो 2 थी, इस वजह इसकी होल पावर कितनी कर दी? 2 कर दिया। और यहाँ जो था एनोड, एनोड मेरा कौन था? Fe का देखो कोएफिशिएंट कितना था? 1 था, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर कितनी कर रखी है? इसकी होल पावर कितनी कर रखी? 1 कर रखी है। समझ में आ रहा है? यहाँ देखो इस वजह से बार बार लिखते हैं ना एक्स अपॉन का वाई, तो एक्स अपॉन वाई कहाँ से आती है? जो कोएफिशिएंट होते हैं इसको लिखते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है भाई? इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो 10⁻³ 10⁻⁴ 2 2 4 हो जाएगा। इसको ऊपर लेके जाओगे तो -4 + 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 - 3 करोगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर log 10 आ जाएगी। log 10 की वैल्यू 1 होती है। 0.06 को 2 से डिवाइड करोगे 0.03 आ जाएगा। 0.44 को माइनस का 0.03 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 0.41 वोल्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। इधर वाली चीज़ एनोड होती है, ये ब्रिज होता है, कैथोड होता है। सबसे पहले हम लोग एनोड वाली रिएक्शन लिखेंगे। तो कॉपर कन्वर्ट किस में हो रहा है? कॉपर +2 में। तो यहाँ लिखो कॉपर कन्वर्ट जिसमें हो रहा है उसको राइट हैंड साइड लिखो, कॉपर 2+ में। तो यहाँ 2+, दो जितने प्लस उतने इलेक्ट्रॉन लिख दो, 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो, ठीक है। कैथोड पर क्या आ रहा है? कैथोड इधर वाली रिएक्शन है, तो यहाँ पर देखो Ag लिखा हुआ है और Ag+ लिखा गया। कन्वर्ट किस में हो रहा है? Ag में। तो एरो लगाओ और यहाँ लिख दो Ag। 1+ लिखा गया ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको खिला दो। बात समझ में आ गई? अब हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने होते क्या करते हैं? यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन लिखा गया है, तो मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई करनी है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करनी? 2 से। यार देखो 2 लिखा गया था, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करानी है 2 से। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लिकेशन हुआ और यहाँ पर 1 से हो रखा है। अब आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली चीज़ राइट हैंड साइड, इलेक्ट्रॉन विल कैंसिल आउट। तो 1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे कॉपर के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 कॉपर, और यहाँ लिखा रहेगा सॉलिड। क्वेश्चन में सॉलिड दिया होता है। और उसके बाद क्या करेंगे? इस 2 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कराओगे तो कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ Ag+ आ जाएगा। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो 1 कॉपर 2+ आएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ Ag आ जाएगा सॉलिड, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितने का हुआ? 2 का। जब आपने बैलेंस कर लिया ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वलाइज कर लिया, तब इलेक्ट्रॉन देखना हमेशा। तो 2 का आया, तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 2। अब हमें क्या निकालना होता है? ई नॉट सेल। ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड कैसे पता करते हैं? देखो जो राइट हैंड साइड होता है उसे कैथोड कहते हैं। दैट मीन्स Ag मेरा कैथोड बनेगा, तो Ag+ का Ag में कन्वर्ट होने वाली वैल्यू देखो यहाँ दे रखी है, तो 0.80। तो मतलब यहाँ लिख दिया। ई नॉट एनोड मेरा कौन बनेगा? इधर वाला, मतलब कॉपर। यहाँ देखो लिखा हुआ कॉपर का, तो 0.34 यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दिया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, कितना है? 0.46। अभी हम लोगों ने सिर्फ निकाल रखा ई नॉट सेल। अब हम लोग देखते हैं क्या है, नस्ट इक्वेशंस कैसे अप्लाई करते हैं। अब देखो नस्ट इक्वेशन अप्लाई करना चाह रहे हो ना, तो क्या करना पड़ेगा? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल
माइनस का 0.059 बोलो या फिर 0.06 बोलो, दोनों ठीक है। हमने क्या कर रखा है, लॉग ए पी अपॉन का सी आर। ए क्या होता है, चाहे तो आप ए अपॉन का सी बोलो चाहे पी अपॉन का आर बोलो, बोलना हमेशा ऐसे ए अपॉन का सी पी अपॉन का आर। एनोड अपॉन का कैथोड। एनोड मेरा कौन था बताओ, एनोड मेरा कौन था, कॉपर वाला। कॉपर की कंसंट्रेशन दे रखी है जी, यहाँ दे रखी 0.025, तो यहाँ पर रखेंगे 0.025। देखो यहाँ लिख रखा है ना 0.025 कॉपर की। उसके बाद दे रखा है कि हमें बस सी आर, मतलब कि ए अपॉन सी बोलो, तो कॉ इसका मतलब सी मतलब कैथोड। कैथोड कौन है बताओ, मेरा कैथोड है मेरा ए जी प्लस। तो ए जी प्लस का कंसंट्रेशन कितना दे रखा था 0.05। दोनों मत पढ़ना, चाहे आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट पढ़ो चाहे एनोड अपॉन कैथोड पढ़ो। तो एनोड अपॉन कैथोड करा तो ए जी कितना आया यहाँ पर कैथोड का 0.05। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास log 5 आएगी। अब log 5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.69 होती है अप्रॉक्सीमेटली। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.46 माइनस का 0.021, ठीक है। इसको भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 0.439। लॉग की जो वैल्यूज़ होंगी, लॉग कम से कम 5 तक की वैल्यूज आप रिमेंबर कर लेना, मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, इसको याद भी कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन खास क्यों है पता है, क्योंकि यहाँ पर हमें नेट सेल रिएक्शंस ऑलरेडी गिवन है, मगर हमें एनोड और कैथोड वाली रिएक्शन पहचाननी पड़ेगी, क्योंकि इससे हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कितने का होता है। तो बड़ा ही सिंपल होता है, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रखा है, Na से गया Na2+ में, तो पक्की बात है ना एनोड मेरा कौन बनेगा, निकिल बनेगा, क्योंकि यहीं पर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर लिखो Na किस में कन्वर्ट हुआ, यहाँ कन्वर्ट हो रहा है Na2+ में। मैंने कहा था जितने प्लस है उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। उसके बाद वो क्या कर रखा है, Ag+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में। तो यहाँ पर Ag जो प्लस है वो कन्वर्ट हो रहा है Ag में, ठीक है, Ag में कन्वर्ट हो रहा है। आपको पता है 1 प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन खिला देना है। अल्टीमेटली हमें पता है इसको मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 2 से, तो इसका 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसका 1 यहाँ से मल्टीप्लाई करनी है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फाइनल रिएक्शन तो वही आने वाला जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो यहाँ पर लिखो Na सॉलिड प्लस का ट्वाइस ऑफ Ag+ गिव्स, यहाँ पर क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ Ag लिख दो सॉलिड, फिर उसके बाद Na2+ लिख दो। बात समझ में आ गई। मैंने कहा था N कैसे निकला, N कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ तो N की वैल्यू 2 आ गई। E0 सेल निकालने के लिए E0 कैथोड माइनस का E0 एनोड करना पड़ता है, मगर इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना दे रखा है 1.05 वोल्ट दे रखा है। अब इस फॉर्मूले में बस पुट करना है भाई। फॉर्मूले में कैसे पुट करोगे, देखो यहाँ पर सब मैंने पहले से कर रखे हैं आपके लिए। E0 सेल देखो दे रखा 1.05, N की वैल्यू निकाल ली। प्रोडक्ट मतलब एनोड अपॉन कैथोड करोगे या फिर ये कह दो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कह दो। तो जब भी आपको ऐसे नेट सेल रिएक्शन दी होती है ना, तो आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर लिया करो, ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि इससे क्या होगा, देखो आप समझ में अच्छे से आएगा आपको। यहाँ पे जब भी सॉलिड दिया होता है ना क्वेश्चन में, सॉलिड वाले पार्ट को हटा दिया करो, सॉलिड वाले पार्ट को हटा दो यहाँ से, ठीक है। कि जब भी आपके पास नेट सेल रिएक्शन होती है ना, तो आप क्या काम करना, सॉलिड वाले पार्ट को काट देना। आप देखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर लो। प्रोडक्ट मेरा कौन है, Na2+। Na2+ का कंसंट्रेशन चाहिए होता है, कंसंट्रेशन कहाँ लिखा हुआ है 0.160। रिएक्टेंट मेरा क्या होता है, इधर वाली चीज़, तो रिएक्टेंट मेरा Ag+ का कंसंट्रेशन कहाँ लिखा है, यहाँ पर। अब यहाँ देखो इसका कोएफिशिएंट कितना था 2, तो इसकी खोपड़ी पर 2 लगा दिया। इसको पूरा सॉल्व कर लिया। देखो यहाँ पर मेरी पूरी सोल्यूशन दे रखी है। यहाँ पर आपको समझ में जरूर आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो बता देना मेरे को। पूरी सॉल्यूशन यहाँ पर लिख रखी है। लॉग की प्रॉपर्टीज ध्यान रखना, log m × n कितना होता है, log m + log n होता है। और ये जो 4 खोपड़ी पर है नीचे गिर जाता है, तो log 10 की वैल्यू 1 हो जाती है। ये पूरा सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेना इतना है। बाकी अगर आप ISC बोर्ड से हैं तो भाई कैलकुलेटर अलाउड है, तो फिर दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है। अभी तक आपको नेक्स्ट इक्वेशन तो रिमेंबर हो चुका होगा कि ई सेल इक्वल टू होता है E0 सेल माइनस का 0.059 अपॉन का n लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। और E0 सेल आपको पता है E0 कैथोड माइनस का E0 एनोड होता है। अब आपको ये काम करना है, नया फॉर्मूला हम लोग देख रहे होंगे यहाँ पर। एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, E0 सेल इक्वल टू 0 होता है। ध्यान रखना इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G भी क्या हो जाता है 0। डेल्टा G क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज होती है।
ध्यान रखना, जब ई सेल और डेल्टा जी जब जीरो हो जाता है तो सेल काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ पर लिख लेना सेल डज नॉट वर्क। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ई सेल जब जीरो होता है तो आप इससे क्या समझते हैं, तो आप कह देना कि यहाँ पर जो सेल होता है काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो ई नॉट सेल देखो, ई सेल की वैल्यू जीरो हो गई, बाकी सबको इधर ट्रांसफर करोगे तो जो ई नॉट सेल आएगा तो कितना आ जाएगा 0.059 अपॉन कैन लॉग के सी। के सी क्या है भाई, जो ये चीज़ है ना पूरा मसाला, इस पूरे चीज़ को हम लोग हटा क्या लिख देते हैं के सी। तो के सी कुछ नहीं होता है भाई, के सी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हमें क्या काम करना होता, क्वेश्चन पूछेगा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालो। कैसे निकालोगे, डेल्टा जी नॉट, नॉट कब लगाते हैं स्टैंडर्ड के लिए, तो डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस के एन एफ ई नॉट सेल। ई नॉट सेल आपको पता है कैसे निकालते हैं। अब आपको ये बात पता होना चाहिए एफ क्या है, फैरेडे है। 1 फैरेड इक्वल टू होता है 96500 कूलाम होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। ये ध्यान रखना जब भी आप इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि डेल्टा जी एक एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है। हमारा जो आंसर आएगा वो जूल में निकल आएगा। जूल से किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो दे रखा है, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सेल रिएक्शन दे रखी है। हमें सबसे पहले क्या काम करना होता है, ई नॉट सेल निकालना पड़ता है। ई नॉट कैथोड माइनस कैनोड। कैथोड कैसे पहचानोगे, किसका रिडक्शन हो रखा है, तो देखो कॉपर जो क्रोमियम था, क्रोमियम +3 में गया तो दैट मीन्स क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हुआ, तो दैट मीन्स एनोड बनेगा, क्योंकि एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो क्रोमियम यहाँ पर एनोड बनेगा, तो दैट मीन्स कैडमियम जो होगा हमारे पास क्या बन जाएगा, वो कैथोड बनेगा। तो ई नॉट दे रखा, कितना दे रखा है, माइनस का दे रखा है 0.40 माइनस का ई नॉट एनोड। एनोड कितना दे रखा है बताओ, एनोड हमारे पास कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, अगर कैडमियम मेरा कैथोड बन गया था तो एनोड मेरा Cr+ बनेगा, क्योंकि यहीं पर हो रखा था ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर रख देंगे माइनस का 0.74। इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 0.3 वोल्ट आ जाएगा। अब n निकालना हो, तो जब भी आपको n निकालना हो ना तो बड़ा सिंपल होता है। एक काम करना, आप क्रोमियम को क्रोमियम से कंपैरिजन करना। यहाँ पे देखो क्रोमियम 0 में था, ठीक है, यहाँ क्रोमियम देखो 3+ हो गया। तो यह काम करना, ये जो नंबर्स होते हैं ना 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना, 2 3 कितना होता है 6। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा कितने होगा, 6 का होगा। फॉर्मूले में क्या करना है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है माइनस के एन एफ ई नॉट सेल। तो हम लोगों ने माइनस का निकालेंगे, एन की वैल्यू कितनी आ गई 6, एफ की वैल्यू कितनी होती है 96500 कूलाम अभी बता रखा था। ई नॉट सेल निकाल ही रखा है 0.34। अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 196860, ये आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ये जूल में आएगा। अब आपको किलो जूल में कन्वर्ट करना है ना इसको, क्योंकि आपके बुक्स में आंसर यूजुअली किलो जूल में होते हैं। तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाई 1000 कर दो। तो क्या करोगे, ध्यान सुनना, यहाँ पर देखो 1000 से डिवाइड कर रहे हो ना, कितने जीरो, 3 जीरो। तो यहाँ देखो 1 2 3, तो 3 के बाद डेसिमल लगा देना, तो आ जाएगा माइनस का 196.860 किलो जूल हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई। ई नॉट सेल निकालना है, तो क्योंकि के सी निकालनी है हमें, देखो बोला है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज के सी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, याद है कि के सी निकालनी है। तो के सी निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला तो बता ही रखा था स्टार्टिंग में। तो ई नॉट सेल की वैल्यू में दे रखी थी 0.34, तो यहाँ निकाल लेंगे 0.34, और यहाँ पर 0.059। एन की वैल्यू कितनी आ रखी थी 6, तो यहाँ 6 लिखो, लॉग लिखो और यहाँ पर के सी लिखो। अब यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ आपको, 0.34 इंटू का 6 अपॉन में कितना आ जाएगा 0.059 इक्वल टू आ जाएगा लॉग के सी। अब यहाँ पर एक खास बात क्या, पेपर में देखो कैलकुलेशन हमें पता है बहुत सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। अगर आप आईएससी बोर्ड से तो कैलकुलेटर तो वैसे भी अलाउड होता है, लेकिन आप अगर सीबीएसई बोर्ड वगैरह से हैं तो आपको क्या काम करना है, सॉल्व नहीं करना भाई। आपको आंसर नहीं कर पाते हो तो मत करना, सिंपली लॉग को हटा के यहाँ एंटी लॉग लिख लेना। मतलब कि इसको लिख लेना एंटी लॉग। एंटी लॉग, ये जब लॉग हटता है ना तो क्या बोलते हैं एंटी लॉग, और उसको ऐसे लिख के छोड़ के चले आना, क्योंकि हो सकता है आप कैलकुलेशन कर लो यार पूरी बंटाधार अपना टाइम वेस्ट कर लो, तो उससे अच्छा है आप यहीं पर लिखकर छोड़ देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है,
तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। बस ऐसे छोड़ देना, आपको इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, आप कैलकुलेटर से सॉल्व करना होगा तो कर लेना। एंटी लॉग के लिए भाई साहब आपको एंटी लॉग की टेबल देखनी पड़ेगी, इतना काम नहीं करना है। अब लास्ट मोमेंट आ गया तो टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, ठीक है, सिर्फ इतना करके आप छोड़ देना। सेम प्रोसेस इस क्वेश्चन में भी इम्प्लीमेंट करना है। क्वेश्चन तो देख ही पा रहे होगे। एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी को भी पकड़ो, एन आई की कंपैरिजन करो एन आई के साथ। तो यहाँ पर देखो एन आई किस स्टेट में है, 0 में है, यहाँ 2 में है। तो दैट मीन्स 0 से 2 में गया तो चेंज कितने का आ गया, 2 का। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे एन आई की, 2 हो जाएंगे एन की वैल्यू। फॉर्मूले में रख दिया भाई साहब, सब कुछ सॉल्व कर रखा है। जूल में है, किलो जूल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर हमें किलो जूल में बाय द वे आंसर चाहिए, तो डिवाइड बाई कितना कर दोगे, 1000। तो तीन के बाद डेसिमल लगा दो, 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 202.650, ये आ जाएगा किलो जूल में आंसर। सेम काम यहाँ पे करना है, सब कुछ सॉल्व कर लेना। सब कुछ तो मैंने बता ही रखा है। आप केसी की वैल्यू सिर्फ एंटी लॉग लिख के छोड़ देना, एंटी लॉग के चक्कर में अपना आप टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि हमारे सामने क्या दे रखा है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10। पीएच दे रखा है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब भी बोल रखा दैट मीन्स यहाँ पर हमेशा रिडक्शन ही कराना है आपको। H+ को एक इलेक्ट्रॉन खिलाओ, H2 में कन्वर्ट करो। कि कुछ नहीं पता है तो आपको पता है रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे होते हैं, तो H+ को एक इलेक्ट्रॉन खिला दिया, किस में कन्वर्ट हो गया, H2 में। बात समझ में आ गई। अब देखो हमारे सामने क्वेश्चन और क्या दे रखा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10। तो इस क्वेश्चन में पीएच दे रखा है। सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा कि आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल के लिए आपको रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो H+ ने एक इलेक्ट्रॉन खा लिया, तो किस में कन्वर्ट हो गया, H2 में। आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन H+ ने खाया, तो यहाँ पर H में होना चाहिए, यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको पता है नेक्स्ट इक्वेशन अगर इस पे अप्लाई करेंगे तो ई सेल इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस का 0.059 अपॉन का एन। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। लॉग यहाँ पर आप चाहे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर लो। प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास, गैस है। गैस की क्या होती है, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे और इसकी खोपड़ी पर कितना लिख देंगे, यहाँ पर 1/2, क्योंकि कोफिशिएंट कितना था 1/2। नीचे क्या लिखनी है, कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की लिखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में कौन था, H+, तो यहाँ H+ की क्या लिख देंगे, कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा H+ की कंसंट्रेशन। बात समझ में आ रही है। किसी से पूछ लो भाई इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, पता ही नहीं होता है। मगर आज से आपके डाउट सारे ही आउट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इतने प्यार से आपके लिए लिख रखे हैं। आपको समझना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप समझना स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, तो वे सब्सटेंस जो आयन में टूट जाते हैं। अब ये जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, आपने तो बहुत देखे होंगे, NaCl ले लिया। क्या ले लिया, NaCl। NaCl टूट गया Na+ में और टूट गया प्लस Cl- में। तो मैंने क्या लिख रखे हैं, ये क्या था, ये एक सब्सटेंस था। उस सब्सटेंस का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो ये जो सब्सटेंस था आयन में टूट गया। तो आयन 2 टाइप्स के हो गए, एक पॉजिटिव आयन दिख रहा है, एक पॉजिटिव आयन, और दूसरा कौन सा हो गया, नेगेटिव आयन। तो पहला चीज़ तो आपने क्या सीखा, सब्सटेंस आयन में टूट जाते हैं। आयन 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं उसे हम कहते हैं कैटायन, और जो नेगेटिव आयन होते हैं उससे कहते हैं एनायन। तो इसी बात को मैंने नीचे लिख रखे हैं। तो यहाँ पर आयन 2 टाइप्स के हो गए, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम लोग कहते हैं कैटायन और नेगेटिवली चार्ज आयन को कहते हैं एनायन। कई बार बच्चा याद ही नहीं कर पाता, उसको मैं पूछता हूँ एनायन क्या होते हैं, उल्टा सीधा बताता है। कभी बोलता है Na+ एनायन। अरे भाई ने याद करना बड़ा आसान है। देखो ना कैटायन में देखो टी जो मेरा है पॉजिटिव जैसा दिखता है, तो टी आप भी बनाना, देखना आपके पॉजिटिव जैसा ही दिखता है, चाहे आप जैसा भी बना रहे होगे। तो टी मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव। तो कैटायन में ना चार्ज जो ऐसा पॉजिटिव। यहाँ देखो एनायन की स्पेलिंग ध्यान से देखो, यहाँ पर एन कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। एन देखो यहाँ पर एक ही बार ही आयन ज़्यादा, मतलब इसके अंदर नेगेटिविटी कुछ ज़्यादा ही। एन यहाँ भी, एन यहाँ भी, मतलब एनायन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात सुनना ध्यान से। जिस प्रकार से एक सब्सटेंस आयन में टूट जाता है, उसी प्रकार से एक इंसान भी टूट जाता है। इंसान कभी ज़्यादा टूट जाता है, कभी कम टूट जाता है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रोलाइट भी टूट जाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा टूटते हैं, कुछ बहुत कम टूटते हैं। यहाँ पर वही बात कही गई है कि भाई इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। बच्चे से पूछता हूँ कि स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हुआ, वो सोचता है मजबूत है, तो सोचता है इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा ही नहीं, क्योंकि नाम में स्ट्रॉन्ग आ रहा है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, मजबूत,
ठीक है। तो वीक का मतलब क्या होता है, कमजोर। तो सोचता है भाई ना ये टूटेगा ही नहीं, नहीं भाई ऐसा यहाँ नहीं होता है, यहाँ ऐसा नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं, वे सब्सटेंस होते हैं जो पूरी तरीके से टूट जाते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वे सब्सटेंस होते हैं जो पार्शियली टूटते हैं, बहुत कम टूटते हैं। ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले वीक का मतलब क्या होता है बताओ। वीक का मतलब होता है कमजोर। क्या होता है, कमजोर। तो ये बताओ ना, अगर मैं कह रहा हूँ कोई चीज़ तोड़ने के लिए कह रहा हूँ, आपका दरवाज़ा तोड़ने के लिए कह रहा हूँ या कांच की कोई भी चीज़ तोड़ने के लिए कह रहा हूँ, तो अगर आप जोर कम लगा रहे हो, जोर का मतलब ताकत कम लगा रहे हो, कोई चीज़ टूटेगी क्या, नहीं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को मैं हिंदी में ऐसे पढ़ता हूँ, कमजोर। तो जब व्यक्ति ही जोर कम लगा रहा है तो कम टूटेगा। तो इसीलिए कहता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट वे सब्सटेंस हुए जो आयन में बहुत कम टूटते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब हुआ, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, और मजबूत का मतलब क्या होता है भाई, ताकतवर। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला व्यक्ति ज़्यादा ताकत लगा रहा है। अगर ज़्यादा ताकत लगा रहा है तोड़ने के लिए तो भाई कंपाउंड हो गया, कुछ भी हो जल्दी टूट जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं जो आयंस में ऑलमोस्ट पूरी तरीके से टूट जाते हैं उसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आई थिंक अब आपके डाउट नहीं रहेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब मजबूत, वीक का मतलब कमजोर। तो कमजोर में कम जोर लगाता है, इसी वजह से कम टूटता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा जोर लगा देता है तो इसीलिए पूरी तरीके से टूट जाता है। अब इस बादल को ना भाई तुम अच्छे से समझना। यहाँ पर देखो मैंने क्या लिख रखे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो 100% होता है। क्यों, मैंने कहा ये पूरी तरीके से टूट जाते हैं। पूरी तरीके से क्या मतलब, 100% टूटते हैं। 100/100 कितना होता है, 1। तो इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएट का मतलब ही क्या होता है, डिसोसिएट का मतलब होता है टूटना। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो गया, 1। तो इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा होता है वो 1 से कम होता है, ये पूरी तरीके से नहीं टूटते हैं। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो मेरा एसिड भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मेरा बेस भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मेरा सॉल्ट भी हो सकता है। इन द सेम वे वीक में भी यही काम करना है। अब कई बार आपसे कोई पूछेगा कोई स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल बताओ, कोई स्ट्रॉन्ग बेस का बताओ, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट का बता दो। भाई तो कुछ नहीं करना है। एसिड अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करो, सबके नाम के आगे स्ट्रॉन्ग लगा लो, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हम लोग नहीं बोल रहे होते, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बोल रहे होते, ठीक है। उसी तरीके से वीक एसिड, वीक बेस, और वीक सॉल्ट नहीं, वीक सॉल्ट नहीं बोल रहे होते, सिर्फ सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप आगे क्या लगा लोगे, वीक लगा लेना, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ किसके, स्ट्रॉन्ग एसिड के। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन से एग्जाम्पल है भाई, तो यहाँ पर हमारे सामने आता है सबसे पहला द वन एंड ओनली HCl। कौन है भाई, HCl है। सेकंड कौन सा आता है यहाँ पर, HNO3। ऐसा लाइन से कोई ज़रूरी नहीं कि आप लाइन से लिखो, एग्जाम्पल पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया हमारे सामने H2SO4। ये क्या लिखा अभी तक हम लोगों ने, ये एसिड लिखा। कौन से एसिड, तो ध्यान रखना यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये सारे ही स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। कौन से एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। वी के बेस क्या होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग जो बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग जो बेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल बता दो, NaOH, और दूसरा कौन सा, KOH। भाई इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक वगैरह में यूज़ हो रखा है ना NaOH KOH, तो पूछो मत भाई, तू ध्यान देना ना, तेरे खुद भी दिख जाएगा NaOH और KOH। अच्छा, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, पता होगा ना। तो यहाँ पर क्या एग्जाम्पल लिख सकता हूँ मैं, NaCl लिख दूँ मैं यहाँ पे, देख भाई लिख दे रहा हूँ मैं, NaCl हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिख सकते, KCl हो जाएगा। और बाकी सब इतने एग्जाम्पल रखो, सफिशियंट है, ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सॉल्ट हो गए। दो चार और लिखना तो लिख लो, फेमस वाली मैं लिख रहा हूँ जो ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा चैप्टर में। नहीं भी याद रहा कोई दिन मुझसे एक बार देख लोगे, कुछ आइडिया तो मिल जाएगा ना कि अच्छा मैंने देखे तो कुछ ऐसा। तो जी हाँ, इस वजह से एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ मैं। तो BaCl2 वगैरह लिख सकते हो, ठीक है। ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, मतलब कि इनको अगर पानी में डाल दो ना पूरी तरीके से टूट जाते हैं भाई, पूरी तरीके से। लेकिन वीक में क्या कहा होता है एग्जाम्पल, वीक के बता दो एग्जाम्पल। तो वीक में बाय द वे आपके पूछता है वीक एसिड कौन से होते हैं। ध्यान रखना कि जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड होते हैं दैट इज CH3COOH। नाम पता है इसका, नाम भाई बड़ा पता होना चाहिए। इसका नाम है एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड। कहाँ पाई जाती है, विनेगर में। सुना था ना, क्लास 10th में पढ़ा था आपने। उसी तरीके से हमारे दूसरा आता है HCOOH। क्या होता है, HCOOH। इसका नाम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। कौन सी एसिड, फॉर्मिक एसिड। तीसरा एग्जाम्पल कौन सा हो गया, HCN। HCN कौन सी एसिड होती है, हाइड्रोजन साइनाइड। कहाँ पाई जाती है भाई, एप्पल में। सेब खाया ना, सेब में साइनाइड पाया जाता है। जो उसकी सीड होती है ना, उसके बीज होती है, उसमें साइनाइड जहर होती, जहर। अच्छा ऐसी बात है, हाँ भाई। बेस में कौन से एग्जाम्पल बताओगे, बेस में मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल लिखूंगा, वो भी वीक बेस में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा हाइड्रोक्साइड,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस है, वीक बेस है। सॉल्ट में, सॉल्ट यहाँ पर मैं बिल्कुल ना लिखने वाला, ठीक है, आप लिखना होगा लिख लेना, सॉल्ट इसके पूछते नहीं है, ठीक है। आपको ये सारे एग्जाम्पल जितने मैंने लिख रखे हैं, एसिडिक एसिड का नाम तो पता होना चाहिए, फॉर्मिक एसिड नाम पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बड़ा इस्तेमाल होगा, तो ये इस्तेमाल जब होगा तो फिर दिमाग खराब होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई ना यहाँ तक। ये 5 नाम आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, ये नाम ऐसे नाम है ना कि आपको पेपर में 101% देखने को मिलेंगे। स्पेशली ये 3 भाई, इनके नाम से लेके, इनके फॉर्मूला से लेके, इनकी यूनिट्स तक 101% इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको मत छोड़ना। ये दोनों के फॉर्मूलाज, डेफिनेशन नहीं पूछता है, इन तीनों के डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज, यूनिट सब पूछता है। तो अभी समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस का इन जनरल मतलब क्या होता है, रुकावट होता है। क्योंकि इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, इस वजह से मैं यहाँ आपको डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को इसके फॉर्मूले से मतलब है, यूनिट से मतलब है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन का ए। जो एल अपॉन ए होता है इसको हम लोग सेल कॉन्स्टेंट कहते हैं। और सेल कॉन्स्टेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिस स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो रेड कलर से आपको ना पी टाइप का कुछ दिख रहा है, तो ये है रेजिस्टिविटी। क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टिव। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टिविटी इनटू का सेल कांस्टेंट। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो गया, ओम। आपको यहाँ पर ए लिखा है, ए का मतलब क्या होता है, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पढ़ रखा है, तो यहाँ पर होता है पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ डायमीटर क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, डायमीटर दिया होगा, तो रेडियस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ जाएगा, ठीक है। जी इक्वल टू क्या होगा, 1/r होता है। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, देखो कंडक्टेंस एन सारा, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 रेजिस्टेंस। तो यूनिट ऑफ जी क्या होता है, देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, यहाँ पर 1/ओम रखोगे, जब भी 1/ओम यहाँ रखोगे तो ऊपर लेके जाओगे, इन्वर्स में उल्टा हो जाएगा, तो ओम इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि उल्टा होता है। इसी ओम इन्वर्स को हम लोग सीमन चिल्लाते हैं। बहुत बार इस्तेमाल होगा भाई पेपर में, चाहे ओम लिखा हो चाहे सीमन लिखा गया हो, डरना मत। कंडक्टिविटी को क्या कहते हैं, और हम लोग कंडक्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, कंडक्टिविटी इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। दिमाग में रखना, क्वेश्चन जब करने जा रहे होगे, पढ़ के गए थे कंडक्टिविटी, जब भी क्वेश्चन में बार बार चिल्ला रहा होगा फाइंड आउट स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब आप तो बोर आ गए कि भाई का स्पेसिफिक कंडक्टेंस तुम्हें तो पढ़ के नहीं आता, तो दिमाग में रख लेना, कंडक्टिविटी इज आल्सो नोन स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो देखो जैसा कि मैंने बताया था, कंडक्टेंस जो था रेजिस्टेंस का उल्टा था, तो कंडक्टिविटी किसकी उल्टी होगी, रेजिस्टिविटी। विटी लग रहा है, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की उल्टी थी, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा था। तो यहाँ पर द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/p। पी नहीं है, रो है, तो रो क्या मतलब हो गया, रेजिस्टिविटी है। पीछे भी बताया था ना रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले में, आर इक्वल टू रो एल अपॉन का है, तो वही वाला है। तो यूनिट ऑफ के, जो के की यूनिट होती है ना, वो दिमाग में रख लेना भाई, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो अभी मैंने कहा था ना, ये जो साइमन है, क्वेश्चन में आपको साइमन की जगह क्या लिखेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा ओम इनवर्स। साइमन का मतलब क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर की पावर -1 भी लिखा मिलेगा, तो घबराना मत। इस साइमन का मतलब क्या होता है, ओम इनवर्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। देखो इनकी डेफिनेशन एक बार सुन लो, अभी हम लोग इसको बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। क्या बोला गया, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो, उसकी जो कंडक्टिविटी निकल कर आती है, उसे हम क्या कह रहे होते हैं, मोलर कंडक्टिविटी कह रहे होते हैं। ये कोई सोल्यूशन था, उस सोल्यूशन में क्या अच्छी बात हो गई, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया। क्या हो गया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब ध्यान रखना, अभी आगे जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, ये बात देखना फिक्स है, यही इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी आप मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन कर रहे होगे, आप इसको तो लिखना छोड़ ही नहीं सकते। मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन करी जाती है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की, मतलब कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या हो चुके हैं, फिक्स हो गए हैं। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया, कप्पा। कप्पा क्या है भाई, कंडक्टिविटी इंटू का 1000 अपॉन का एम। एम क्या है, मोलैरिटी। समझ में आ रही है। ध्यान रखना, कप्पा की यूनिट क्वेश्चन में हम लोग हमेशा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में ही सॉल्व कर रहे होंगे, तो कप्पा की यूनिट आप यही याद करना जो मैंने लिख रखे हैं। दूसरी की मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट जो मैंने लिख रखे हैं, आपको यही याद करनी, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज आल्सो नोन एज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो
इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं डाइल्यूशन की, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है, तो प्लीज उसको भी स्किप मत करना। हमने एक सोल्यूशन प्रिपेयर करा, क्या प्रिपेयर करा? सोल्यूशन। उसके बाद मैंने आपसे पूछा कि बताओ द नेम ऑफ द सोल्यूशन इज, सर नेम ऑफ सोल्यूशन क्या बता दूं? तो मैंने कहा कि अच्छा तेरे को नहीं पता, ओके कोई बात नहीं मैं बताता हूँ। तो देखो हमने कॉमन सॉल्ट मिला रखा है, नमक मिला रखा है, पानी मिला रखा है, तो नमक और पानी मिलाने से कौन सा पानी बनता? खारा पानी, नमकीन पानी। खारे पानी को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सलाइन वाटर। कौन सा वाटर? सलाइन वाटर। तो हमने किससे, हम लोग फिर से एक सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं। अब मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ कि द नेम ऑफ द सोल्यूशन विल बी व्हाट? नेम बता दो इसका नाम। नहीं बताओगे? बता दे भाई, इसका नाम होगा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, क्योंकि हमें नाम तो पता नहीं है, बट हम लोग ले क्या रखा है? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट में अगर पानी मिला दिया तो आपको जो सोल्यूशन मिल रहा है उसका नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब अपने आप से क्वेश्चन पूछो, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो आयंस में टूट जाते हैं। किस में टूट जाते हैं? आयंस में टूट जाते हैं। आयन कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, यही होते हैं। तो इसका मतलब इस सॉल्यूशंस के अंदर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अब तो यहाँ लिखो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया है। क्या सॉल्यूशन लिया? इलेक्ट्रोलिटिक। वाई वी आर सेइंग दिस वन इज इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस? क्योंकि उस सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। क्या सॉल्यूशन है? इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट प्लस वाटर है। सही है। पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया कि कैसा सॉल्यूशन लिया है, तो आपने बताया इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले रखा है। नाउ द सेकंड वन इज, सेकंड क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि बताओ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में आयन है या नहीं है या नहीं? तो आपके जवाब क्या निकला? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में आयन है। अब फिर से मैं पूछता हूँ, ये बताओ आयन कितने टाइप्स के होते हैं? तो आपने कहा कि सर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होते हैं। हाँ, क्या तुमको ये बात पता है, क्या तुमको ये बात पता है कि आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? तो यहाँ लिखो, किसी के प्यार में हम पानी फेरना चाहते हैं। अच्छा ऐसी बात है? हाँ सर ऐसा ही कुछ करना चाह रहे हैं। तो हम क्या देखना चाह रहे हैं? हम देखना चाह रहे हैं कि डाइल्यूशन को इंक्रीज करने से, या कहते कि वाटर को इंक्रीज करने से, या फिर यूँ कहते हैं कि वॉल्यूम को इंक्रीज करने से इन चीज़ों पर क्या असर पड़ता है। अब कौन कौन सी चीज़ें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहला क्या? आयन की मोबिलिटी पर क्या असर पड़ता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कोई सब्सटेंस कितना टूटता है, कम या ज़्यादा। हम उसके बाद देखना चाहते हैं मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी दैट इज लैम्डा। उसके बाद हम देखना चाहते हैं चौथी पॉइंट, कंडक्टेंस पे क्या असर पड़ता है। पांचवी चीज़ हम देखना चाहते हैं मोलैरिटी, या फिर इसी को हम कह सकते हैं कंसेंट्रेशंस। और इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, मोल पर वॉल्यूम। 100 बात की एक बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ ना, कि वाटर को ऐड करने से किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में, और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में हमने क्या ले रखा है? एक बार स्ट्रॉन्ग लिया है, एक बार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, और एक बार वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है। तो मेरे इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वाटर ऐड करने से इन 5 चीज़ों पर क्या इफेक्ट पड़े, और मेरे इस वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में वाटर को ऐड करने से इन चीज़ों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। कोई चीज़ इंक्रीज़ करी, डिक्रीज़ करी, क्या हुआ? अब इसी को हम लोग फिर से समझते हैं नेक्स्ट पेज में। अभी तक इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि डाइल्यूशन का कनेक्शन किससे है? पानी से है। डाइल्यूशन को इंक्रीज़ करने का मतलब क्या होता है कि आपको कंटेनर में वाटर की अमाउंट को इंक्रीज़ करना है। दूसरी चीज़ कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता रखा कि मोल जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट के हैं वो फिक्स है। क्या है? मोल फिक्स है। किसके? इलेक्ट्रोलाइट के। अगर मोल फिक्स हुआ दैट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहे हैं। वाटर को इंक्रीज़ करना मतलब मैंने बताया वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर रहे हैं। अगर आपने वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर दिया दैट मीन्स आप कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करें, क्योंकि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम में क्या है? इन्वर्स रिलेशन है। ये बात समझ में आ रही है? वॉल्यूम का इंक्रीज़ करने का मतलब ये हुआ कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कर जाएगी, बिकॉज
वॉल्यूम और कंसंट्रेशन में इन्वर्स रिलेशन है, जैसा कि देख सकते हैं कि ऊपर है और ये नीचे है, अपॉन में है। क्योंकि मोल तो हम बढ़ा घटा सकते नहीं, क्योंकि डेफिनेशन में ही कहा गया है कि मोल आपके फिक्स हैं, वो कितने हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो हम बढ़ा घटा क्या सकते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे बढ़ रही है, वाटर को इंक्रीज करना मतलब वॉल्यूम को इंक्रीज करना, और वॉल्यूम को इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना। किसको डिक्रीज करना, कंसंट्रेशन डिक्रीज करना, या फिर बोल दो मोलैरिटी को डिक्रीज करना। तो आपने क्या समझा कि डाइल्यूशन जब इंक्रीज करती है तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाती है, मोलैरिटी भी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, अभी यही सारे सवाल बनेंगे, पहले यहाँ समझो, फिर नीचे आते हैं। नीचे अब यहाँ पर ना सारी पॉइंट को आराम से पढ़ना। हमने क्या कर रखा है, H2O ऐड से पहले, मतलब पानी हमने स्टार्टिंग में कोई सोल्यूशन प्रिपेयर करा था, पानी सपोज कर लिया कि आपने 1 लीटर पानी था, अब हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर रहे हैं। कौन सा वाटर, एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं। तो पहले सपोज करो Na और Cl के बीच में जो डिस्टेंस थी, सेपरेशन कितने था, इतना था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने क्या करा, पानी ऐड किया, तब इस आयन के बीच में क्या होते हैं, अब इसी को समझना है। मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशंस, ये तो वैसे भी 100% टूट जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, सही लिखा भी है, सब कुछ सोच समझ के लिखा है, क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, जो 100% टूट जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा जोर लगाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट कम जोर लगाते हैं तो ये कम टूटते हैं, ये तो बहुत कम टूटते हैं। जी हाँ, जी हाँ। अब यही इफेक्ट हम देखना चाह रहे हैं। अगर पानी मिला दें तो क्या ऐसा होगा कि कोई ज़्यादा टूटेगा कम टूटेगा। जी हाँ, यहाँ वाले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो हमने यही सीखा था ना कि अगर इसको जैसे ही पानी में मिलाया जाता है, चाहे 1 लीटर हो चाहे आधा लीटर हो, ये तो वैसे भी पानी में जैसे डाला जाएगा तुरंत आयन में टूट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स्ट्रा वाटर ऐड करने से इसके टूटने या ना टूटने में घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी नेचर होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कि पानी में डालोगे नहीं कि भाई 100% टूट जाएगा। तो मैंने क्या लिख रखा, तो एक्स्ट्रा वाटर मीन्स डाइल्यूशन ने क्या किया, कुछ नहीं किया क्या, इसके आयन में तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, आयन के टूटने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो यहाँ पर देखो इफेक्ट कहाँ पड़ा, आयन के टूटने में इफेक्ट नहीं पड़ा है, आयन के बीच की दूरियां बढ़ गई हैं भाई। आयन ज़्यादा कम नहीं टूटे हैं, आयन के बीच की दूरियां बढ़ गई हैं, क्योंकि आयन तो वैसे भी 100% टूट जाते हैं। तो एक्स्ट्रा वाटर ने करा क्या, इस Na+ के और Cl के बीच की दूरियां बढ़ा दी। देखो ये दूरियां है ना, ये इनकी डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया। जो आयन अभी पास है वो आयन दूर दूर हो गए। तो यहाँ पर क्या तुमने सीखा, कैटायंस दैट इज Na+, एनायंस की दूरियां क्या कर दी, बढ़ा दी। हम लोगों ने NaCl ले रखा है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में। ड्यू टू दिस, अब इसकी वजह से क्या होगी, जब दूरियां बढ़ जाएंगी तो क्या होगा, कैटायंस और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी कि भाई अगर आपने 2 लोगों के बीच में दूरियां बढ़ा दी हैं, 2 व्यक्ति के बीच में दूरियां बढ़ा दी हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच में आपने दूरियां बढ़ा दी हैं, तो भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पहले वाला प्यार मोहब्बत था वो तो कम हो जाएगी। दूरियां बढ़ जाने से प्यार मोहब्बत कम हो जाती है भाई। तो कैटायंस एंड एनायंस के बीच में दूरियां बढ़ गई, कैटायंस एनायन के बीच में जैसे ही दूरियां बढ़ गई तो दैट मीन्स कैटायंस एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, कैटायंस और एनायंस बहुत रफ्तार से अब दौड़ते हैं, बहुत रफ्तार से नहीं, यहाँ मीडियम रफ्तार से तो दौड़ ही लेते हैं। दैट मीन्स उनकी मोबिलिटी इंक्रीज करके, मोबिलिटी का मतलब मैंने क्या कहा था, मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब भाग दौड़ से है। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये तो बहुत कम टूटते तो हम पहले से जानते हैं। अब डाइल्यूशन ने क्या किया, मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, जैसे जैसे हम पानी ऐड करते रहते हैं, जैसे जैसे पानी ऐड करते रहते हैं, होता क्या है कि जो इसके आयन पहले टूट रहे थे 5%, अब और ज़्यादा टूटने लगे। दैट मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर, डिसोसिएट का मतलब क्या होता है, टूटना। अब आयन और टूटने लगे, जितना ज़्यादा हम लोग पानी ऐड करते जाते हैं, जितना ज़्यादा पानी ऐड करते जाते हैं उतनी ज़्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती रहती है। दैट मीन्स आयन उतने ज़्यादा टूटते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आयन और ज़्यादा टूटते हैं, क्योंकि ये तो बहुत कम टूट रहे थे, पानी ऐड करने से हुआ क्या, ये और जो CH3Cl होता है और ज़्यादा टूटने लगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज कर जाते हैं। दोनों में डिफरेंस है भाई। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कैटायंस और एनायंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, लड़का लड़की वाला एग्जांपल ले लेना, समझ में आ जाएगा।
इन द सेम वे हम लोगों ने कहा कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन करने से ये तो बहुत कम टूटते हैं, तो पानी मिला के हम लोग कर ही क्या रहे हैं, और तोड़ना चाह रहे होंगे। तो यहाँ पर जब ज़्यादा टूटना मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करना, टूटने को ही कहते हैं अंग्रेजी में डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर जाएगी। अब कोई चीज़ ज़्यादा टूटेगी तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई कि नंबर ऑफ आयन्स भी ज़्यादा मिल रहे होंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपने क्या देखा कि नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर जाती है। अब इसी पॉइंट को मैं नेक्स्ट पेज में और समझा देता हूं। अब आपके पेपर में सवाल पूछता है कि डाइल्यूशन के इंक्रीज करने से मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इंक्रीज करती है स्लोली, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी क्या करती है, रैपिडली इंक्रीज करती है। ऐसा क्यों होता है कि इसकी बहुत तेज़ी से तो इंक्रीज नहीं करती, करती तो है दोनों की इंक्रीज करती दोनों की है, मगर इसकी बहुत तेज़ी से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती, ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती है। ऐसा क्यों? तो यहाँ जवाब मैंने क्या लिख रखा है, आपने देखा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीटली वैसे भी टूट जाते हैं, तो वाटर को ऐड करने से हुआ क्या, कैटायंस और एनायन के बीच में प्यार मोहब्बत कम हो गया था, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई थी। मोबिलिटी ऑफ आयन्स इंक्रीज करी क्यों थी? तो आपको अगर किसी ने पूछा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मोबिलिटी ऑफ आयन्स इंक्रीज करी थी, जी हाँ करा तो था। मोबिलिटी ऑफ आयन्स इंक्रीज इसलिए कर पाई थी कि कैटायंस और एनायंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया था। ठीक है, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करोगे तो यहाँ पर क्या हो गया था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर गया था। जितना ज़्यादा पानी ऐड करते जा रहे थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर गया था, नंबर ऑफ आयन ज़्यादा मिल रहे थे, नंबर ऑफ आयन ज़्यादा टूट रहे थे। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर जाती है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के इंक्रीज करने से नंबर ऑफ आयन्स क्या कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। इस वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ आयन्स एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ पर आपको मैं ना 100 बात की एक बात नोट डाल के लिखवा देता हूँ कि ये सारे पॉइंट में क्या करना है। अगर आपने डाइल्यूशन इंक्रीज करा, अगर आपने डाइल्यूशन को इंक्रीज कर दिया तो याद रखना कि तीनों पॉइंट कौन सी, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये सारे के सारे इंक्रीज कर जाते हैं। सारे के सारे क्या कर जाते हैं, ये तीनों के तीनों इंक्रीज कर जाते हैं। तो ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ डाइल्यूशन इंक्रीज करना है। डाइल्यूशन इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, पानी को इंक्रीज करना है, तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, कंडक्टेंस भी बढ़ जाती है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी इंक्रीज कर जाती है। बट हमेशा मेरी हैबिट हमेशा से रही, डाइल्यूशन में इंक्रीज करता हूँ। ठीक है, डाइल्यूशन को इंक्रीज करने से KMC क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। व्हाट इज KMC? K इज नथिंग बट कंडक्टिविटी, M इज मोलैरिटी एंड C इज कंसेंट्रेशन। अभी मैंने बताया था डाइल्यूशन को इंक्रीज करा, दैट मीन्स आपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, और वॉल्यूम को इंक्रीज करते ही कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाती है। तो पेपर में यहाँ पर पूछेगा डाइल्यूशन को इंक्रीज करने से नहीं बोलेगा, ऑन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशंस, ऑन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशंस। मैंने आपको डाइल्यूशन से सारी कहानी समझा रखी, पेपर में पूछेगा कि बताओ कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है स्लोली, वाइल मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की रैपिडली इंक्रीज करी जाती है। जवाब सब कुछ वैसे लिखना, कुछ गलत नहीं है, सब कुछ सेम है। आप चाहे तो बोल दो डाइल्यूशन को इंक्रीज करने से, या फिर कह दो कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने से। तो जब डाइल्यूशन इंक्रीज कर जाती है तो कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाता है। ये बात समझ में आ गई कि जब भी हमारे सामने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ कैसा होता है, नेचर, और अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ का नेचर कैसा होगा। जब भी ग्राफ को पढ़ रहे होगे याद रखना राइट टू लेफ्ट पढ़ो। कैसे पढ़ोगे, राइट से लेफ्ट की तरफ आना, इधर की तरफ। तो ग्राफ को पढ़ना ऐसे है, कैसे पढ़ना है, इधर से ऐसे। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करा, आपको पता है ये नंबर लाइन है भाई, नंबर लाइन, तो इसका ये तो पता नहीं यहाँ ओरिजिन होती है। जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को तो डिक्रीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कंसंट्रेशन अगर आप डिक्रीज कर रहे हो, सपोज करो कंसंट्रेशन टेंड्स कर रहा है जीरो को, मतलब देखो आप कंसंट्रेशन क्या करते रहे, जीरो, तो आपको पता है ना कि ये पूरी वाई एक्सिस पे क्या हो जा रही है, जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी हो रही है, उससे ये पता चल रहा है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो टेंड कर रही इन्फिनिटी को। मतलब कि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम कर देने से मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनिटी हो जाती, मतलब कि भाई हद से ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी हो जाती है। कंसंट्रेशन जीरो का मतलब कि भाई
कंसंट्रेशन जीरो का मतलब होता है 100% डाइल्यूशन, मतलब कि आपने सब कुछ पानी पानी कर दिया। क्या कर दिया? पानी पानी कर दिया। कंसंट्रेशन जीरो का मतलब क्या हुआ? 100% डाइल्यूशन कर दिया। आपने सोचा कि भाई पानी इतना ऐड कर देता हूँ, इतना ऐड कर देता हूँ कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भाई इंक्रीज कर दूँ, ठीक है, तो वही काम कर रखा है। तो यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, ग्राफिकली हम लोग निकाल नहीं पाते हैं, बट फील तो आ ही रहा है कि कंसंट्रेशन जीरो कर रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी टेंड किसको करे? इन्फिनिटी को। जबकि यहाँ पर क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, इस ग्राफ को, जो आपको ये लीनियर ग्राफ दिख रहा है, अगर इसको हम लोग क्या करें, इसको एक्स्ट्रापोलेट करते, एक्सटेंड करते हैं, तो जिस पॉइंट पे ये कट करती है बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कोई पूछे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, तो कह देना कि इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, और जो मोलर कंडक्टिविटी हो जाती है क्या हो जाती है? वो इनफाइनाइट हो जाती है। क्या हो जाती है यहाँ पर? इसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है। या फिर यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि इस वाले पॉइंट पर हम लोगों ने 100% क्या कर रखा है? 100% डाइल्यूशन कर दिया है। क्योंकि कंसंट्रेशन जीरो का मतलब क्या होता है भाई, बता दो? कंसंट्रेशन जीरो का मतलब ही होता है 100% डाइल्यूशन कर देना। तो इस वाले पॉइंट को ही हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। इसी पॉइंट को हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गया होगा, ग्राफ कैसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी कैसा होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि यार आर का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए। ये रो क्या है? रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। इसकी यूनिट आपको दिमाग में रखनी है। क्या आपको ये ऐसा सिंबल मिलेगा, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। जी का मतलब क्या होता है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस बराबर होता है रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के। ध्यान रखना, देखो कंडक्टेंस था तो एंस था, रेजिस्टेंस था एंस था, तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। तो जब ये ओम था तो ये ओम इन्वर्स हो जाएगा। जब भी इन्वर्स होता है मतलब वो रेसिप्रोकल, खोपड़ी पे -1 लगा देते हैं। यहाँ पर देखो -1 लगा दिया। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ओम इन्वर्स को हम लोग साइमन चिल्ला रहे होंगे, तो अभी न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा आपको साइमन साइमन दिखेगा। इस वजह से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैंने येलो कलर से आपको हाईलाइट कर रखा है। क्वेश्चंस में आएगा सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है कि ये देखो ना, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में जो L/A था, इसी L/A को हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं, जिसको हम लोग G स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या होता है? कंडक्टिविटी बराबर होता है 1 रेजिस्टिविटी। देखो इसके नाम में विटी लगा था ना। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल होता है, और कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अब क्या काम करना है? कंडक्टिविटी बराबर होता है G स्टार अपॉन के आर के। इसकी यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये वाला याद कर लो तो इट्स ओके। नहीं तो अभी मैंने बता रखा था कि यार साइमन का मतलब ही होता है ओम इनवर्स। तो कई बार न्यूमेरिकल में आप बार बार प्रैक्टिस करके जाते हो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तो कई बार साइमन की जगह पर आपको ओम इनवर्स दे देगा, तो घबराना नहीं है, क्योंकि साइमन का मतलब ही होता है ओम इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी की जो यूनिट होगी वो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में होगी। जब भी क्वेश्चंस करने जाओगे तो सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए यूनिट्स पर, ठीक है। तो यहाँ पर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और के की यूनिट हमेशा भाई किस में रखोगे? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम लोग अल्फा कहते हैं। अल्फा इक्वल टू क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। क्वेश्चन में ये दिया होता है, आप पहचानोगे कैसे? क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी, यहाँ पर लिखा होगा m, जैसे लिख देगा 2m, तो 2m लिखा गया, दैट मीन्स आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। और ये वाली वैल्यूज आपको निकालनी पड़ सकती है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब ये बात तो अभी तक आपको पता चली गई होगी कि चाहे लेमडा एम नॉट बोलो, चाहे लेमडा एम इन्फिनिटी बोलो, इन दोनों का ही मतलब क्या होता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोलर KOH सॉल्यूशंस। अब जैसे आपको दिख जाए ना 0.05 m, इसका मतलब क्या हो गया? आपको मोलैरिटी गिवन है। क्या दे रखा है? मोलैरिटी। अच्छा, फिर उसके बाद बोल रखा ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप गिवन ही लिख लो, गिवन में क्या क्या दे रखा है आपको? मोलैरिटी गिवन है। जहाँ आपको m दिख जाए तो दैट मीन्स क्या लिखा हुआ है? 0.05 पे क्या दे रखा है? मोलैरिटी दे रखा है। उसके बाद बोल रखा है कि ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, तो हमें L दे रखा है कितना? 50 सेंटीमीटर। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि हमें जो एरिया दे रखा है वो कितना गिवन है? 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एंड यहाँ पर देखो 5 × 10⁻³ ओम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ना क्वेश्चन में कई बार क्या करते हैं, इतनी सारी बीच में लैंग्वेज लिख देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन की स्टार्टिंग और एंड पढ़ा करो। तो यहाँ पर देखो बोला गया है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज, कितना बोला गया है, देखो कह रखा 5 × 10⁻³ ओम। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग और एंड पढ़ा करो, वहाँ लिखे होते हैं। कह रखा था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज 5 × 10⁻³ ओम। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि जब भी ओम लिखा हो दैट मीन्स क्या हमें करना है, आर दे रखा, आर का मतलब क्या था, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। तो यूनिट पे फोकस करोगे तो इजीली आइडेंटिफाई कर लो क्या कि गिवन है, क्या चीज़ नहीं गिवन है। तो आर हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 × 10⁻³ और यहाँ पर ओम दे रखा है। हमें देखो पूछा क्या क्या है, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रो होता है, तो रो निकालनी है। कंडक्टिविटी पता करनी है, कंडक्टिविटी क्या होता है, के होता है, तो इसका मतलब हमें के निकालना है। उसके बाद हमें पूछ रखा था मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, ये होता है मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप रेजिस्टेंस इक्वल टू लिखो रो L/A, क्योंकि हमें देखो चाहिए क्या, हमें चाहिए रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पर L/A को यहाँ से हटाना पड़ेगा। इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, जब भी देखो हमको ये चाहिए होता है, जब भी कभी इधर अपॉन में हो, जब भी लेफ्ट या राइट की तरफ जा रहा होगा तो ये अपॉन वाली चीज़ चेंज हो जाएगी, नीचे वाली चीज़ ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाली चीज़ नीचे। दैट मीन्स कि ये A अपॉन का L हो जाएगा, इंटू का R हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेजिस्टिविटी। हमें क्वेश्चन में A गिवन था ऑब्वियसली, यार दे रखा था, रखो यहाँ पर 0.625। R भी गिवन था हमें 5 × 10⁻³ और हमारे पास L भी गिवन था, 50। और यहाँ पर हमें निकल करके आएगा रेजिस्टिविटी। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 62.5। ठीक है, क्या जाएगा हमारा आंसर, ये आ जाएगा। यूनिट आप बता देना कि इसकी यूनिट क्या होगी। ठीक, अब के क्या है, यहाँ पर पहला पार्ट हमारा हो गया। के क्या है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे, अब कंडक्टिविटी निकालने के लिए देखो क्या तरीका है। के निकालने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, 1 रेजिस्टिविटी होता है। के इक्वल टू क्या होता है, 1 रेजिस्टिविटी। हम लोग रेजिस्टिविटी निकाल चुके हैं, तो के इक्वल टू क्या होता है, 1 रेजिस्टिविटी। तो के जो भी आया, मतलब जो भी क्या आया, 1 यहाँ पर आ गया 62.5। तो ये भाई साहब आपके सामने आ जाएगा 0.016। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है बताओ, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, बताया था ना। देखो यहाँ पर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पर लिख दो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हमारा क्या जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा। तीसरी क्या पूछ रखी है हमें, तीसरा पूछ रखा हमें लेमडा एम पूछ रखा है। तो तक के इंटू का 1000 अपॉन का एम। तो के हमें पता है ना, देखो के अभी हम लोग निकाल कर आए हैं। और हमें क्या पता है, एम देखो मोलैरिटी भी गिवन है यहाँ पर, देखो ना फॉर्मूले मोलैरिटी है, मोलैरिटी भी पता है, तो बस फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या करनी है हमें बताओ, यहाँ पर के इंटू का 1000 अपॉन का एम करना है। तो के की वैल्यू हमें गिवन है ना यहाँ पर 0.016 इंटू का 1000 अपॉन का मोलैरिटी, मोलैरिटी कहाँ गिवन थी 0.05। इसका आंसर आ जाएगा 320 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या दे रखा है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.0 मोलर एसिटिक एसिड इज 7.8 इंटू 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो मैंने कहा था जब भी क्वेश्चन आए, आपको लगता है आप समझ नहीं पा रहे हो क्या गिवन है, तो यूनिट पे फोकस करो। देखो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, तो मैंने बार बार कहा है, मैं फॉर्मूला जब भी लिख रखे हो ना सामने, फॉर्मूले को अपने सामने रखो सो दैट कि आप इजीली प्रैक्टिस कर पाओ कि दिया क्या है। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स का मतलब क्या होता है, के की वैल्यूज गिवन है। तो यहाँ से सोल्यूशन लिखो, सबसे पहले आप लिख लो दिया क्या है। तो 7 के दे रखा हमें 7.8 इंटू 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद मैंने कहा था जब भी 0.01 लिखा हो दैट मीन्स यहाँ एम लगा हो, तो एम का मतलब मोलैरिटी हो गया। तो एम की वैल्यू सीधे लिख लो 0.01। उसके बाद क्या क्या पूछ रखा है, कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। तो देखो हमें अल्फा निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है, इफ़ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड इज, इतना दे रखा है। दैट मीन्स पता क्या दे रखा है,
यहाँ पर मैंने कहा था ना, देखो ये जो चीज़ होती है यहाँ पर अल्फा जो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, उसमें बोल रखा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दैट मीन्स इसकी वैल्यू देखो मैं दे रखी है। तो फॉर्मूला सामने रखोगे तो इसलिए अंडरस्टैंड कर पाओगे कि दिया क्या है। ये हो जाएगा 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और मैंने कहा भी था कि मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये चीज़ बार बार आप जब लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली समझ पाओगे यार कि यार हमें क्वेश्चंस में क्या कैसे निकालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूलाज आपके सामने लिख रखी है सो दैट आप समझ सको कि यार फॉर्मूलाज कौन सी कैसे इंप्लीमेंट करनी है। अल्फ़ा निकालना हमें, सबसे पहले आपको पता है ना कि मोलर कंडक्टिविटी है, तो अल्फ़ा निकालने के लिए हमें लेमडा निकालना पड़ेगा। और लेमडा कैसे निकलेगी, तो यहाँ से निकल जाएगा लेमडा, दैट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी। तो यहाँ से लिखो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन का एम। कप्पा क्या दे रखा बताओ हमें, के की वैल्यू दे रखी है 7.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू क्या हो जाएगा 1000, नीचे क्या आ जाएगा बताओ, एम मोलैरिटी गिवन थी 0.001। अगर सॉल्व करने बैठ गए तो हम लोग बहुत टाइम वेस्ट होगा। जिसको कैलकुलेशन नहीं आती है, मैं बार बार कह रहा हूँ यार प्लीज़ कमेंट में बताना मेरे को, और मैं कैलकुलेशन आपको बिल्कुल बेसिक से समझा दूंगा कि कैसे डेसिमल हटाते हैं कैसे नहीं हटाते हैं। तो आप इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा पता है, 78 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमारा किसका वैल्यू आएगी, मोलर कंडक्टिविटी की। यहाँ पर क्या अल्फ़ा आराम से निकाल लेंगे कि देखो अल्फ़ा निकालना है, क्योंकि अल्फ़ा के फॉर्मूलेज में क्या है, मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी हम लोगों ने निकाल रखी है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। अब इन मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू देखो हमको पता है 78, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में दे रखी थी 390। दोनों को काटेंगे पीटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमें, यहाँ पर आ जाएगा 0.2। यूनिट तो कोई होगा नहीं भाई इसका, क्योंकि अल्फ़ा दोनों ही हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ हैं, तो दोनों की साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगी, दोनों कट जाएंगे, दैट मीन्स अल्फ़ा जो होगा यूनिटलेस होगा, कोई यूनिट। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट मीन्स हमें एक बात तो समझ में आ गई कि हमें निकालना क्या है, अल्फ़ा निकालना है। ठीक है, अब आपको ये बात तो पहले पता नहीं, अल्फ़ा निकालने के लिए अल्फ़ा फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब फॉर्मूला आपको पता हो जाएगा तो आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि हमें निकालना क्या है। तो यहाँ पर देखो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया था ना, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉट भी कहते हैं। मैंने कई बार आपको कहा कि ये वाली जो वैल्यूज होती है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, यूजुअली ये क्वेश्चन में गिवन ही होता है। यहाँ तो नॉट वगैरह लगा है क्या, बिल्कुल नहीं लगा है। दैट मीन्स जिस पे नॉट नहीं लगा, नॉट किस पे नहीं लगा, इस पे, दैट मीन्स ये वाली वैल्यूज गिवन है। ये नॉट वाली वैल्यूज हमें निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकलेगी, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, कंबाइंड इफेक्ट लगाने पड़ेंगे। कंबाइंड इफेक्ट कैसे लगा लोगे, तो यहाँ पर आपको कुलराउस का नियम लगाना पड़ेगा। कुलराउस चाचा ने क्या कहा था, अगर आप चाहते हो ना इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, किसकी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, किसकी, एसिटिक एसिड की, तो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इक्वल होता है सम ऑफ कैटायंस के और एनायंस के। तो यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालें कैटायंस की, कैटायन कौन है हमारे पास बताओ, यहाँ पर दे रखा है H+ प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, एनायंस की, एनायन कौन है हमारे पास, CH3COO-। तो यहाँ जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आएगी किसकी आएगी पता है, CH3COOH की, क्योंकि मेरे को उसी की चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चाहिए किसकी, ऑब्वियस ही बात है ना, एसिटिक एसिड की। अगर मोलर कंडक्टिविटी रखा है हम लोगों ने एसिटिक एसिड के ऊपर, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी किसकी रखेंगे, एसिटिक एसिड की। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करो, मतलब कि 349.1 प्लस एसिटेट आयन का क्या दे रखा है बताओ 40.9, इन दोनों को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मैंने बार बार कहा भाई मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट कितनी होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब क्या करना है बताओ, यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी हमें दे रखी है किसकी, एसिटिक एसिड की। यहाँ पर देखो तो इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पर 11.7
और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम लोगों ने निकाली रखी है, जिस पर नॉट लगा होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है, तो ये आया 390। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये 0.03 आ जाएगा हमारा अल्फ़ा। क्या मैं सिर्फ अल्फ़ा ही पूछ रखा था? जी हाँ। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, जी हाँ, मैं सिर्फ अल्फ़ा ही निकालना था, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ये वाली पॉइंट इंपॉर्टेंट थी भाई, तो इसको दिमाग में रखना। अब ये क्वेश्चन देखो, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। क्या पूछ रखा है? द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस इज 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, वाइल द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सल्फेट आयन इज 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैलकुलेट द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Al3+। अब इसको तो भाई करने के लिए आपको कोलराउस का नियम आपने भी पढ़ा था, तो उसको अच्छे से आना चाहिए। यहाँ देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें दे रखी है, किसकी? पूरे कंपाउंड की दे रखी है। कितनी दे रखी है? 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसकी वैल्यूज़ निकालनी है हमें। सल्फेट की भी दे रखी है, तो यहाँ पर सल्फेट आयन की भी दे रखी है हमें। कितनी दे रखी है? 160। यूनिट आप लगा लेना यार, चलो लगा देता हूँ, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हमें निकालनी किसकी? Al3+ की। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी किसकी? Al3+ की। तो कितनी होगी? तो आपने कोलराउस के नियम में क्या पढ़ा था? पढ़ा था ना कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, वो कंपाउंड कौन सा है? Al2SO4 का होल थ्राइस, यही दे रखा कंपाउंड। इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो बराबर होगी कैटायंस के मोलर कंडक्टिविटी और एनायंस के मोलर कंडक्टिविटी के सम के। तो हम लोगों ने इसको आयन में तोड़ना सीखा था अभी, तो 2 को आगे लेके जाओ, 2Al 3+ चार्ज इसका कहाँ लिखा? यहाँ पर 3+ लिखो, प्लस 3 आगे लेके जाओ, 3SO4 2- हो जाएगा। अब आपको क्या काम करना? कुछ नहीं यार, लिमिटिंग सबके, देखो हमें क्वेश्चन में लिमिटिंग लगा रखा है सबके आगे, तो सबके आगे लिमिटिंग लगा दो। तो यहाँ पर लिख दो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी? इसकी। तो यहाँ लिख लो, तो यहाँ ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस। यहाँ पर इस 2 को आगे लिख दो, और यहाँ पर ऐसे लिखो लेमडा लगा के, नॉट लगा दो बस आगे, बस कुछ नहीं करना है। मोलर कंडक्टिविटी किसकी? Al3+ की, प्लस थ्राइस लिखो, लेमडा लिखो, नॉट लिखो। यहाँ पर सल्फेट की पूछ रखा, तो सल्फेट लिखो SO4 2-। हमें देखो इसकी वैल्यू दे रखी है क्या? देखो इसकी वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर रख देंगे, तो 2 तो रहेगा ही रहेगा। मोलर कंडक्टिविटी किसी की निकालनी ही निकालनी है। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सल्फेट की दे रखी थी, तो यहाँ रख दो 160। इस पूरे कंपाउंड की दे रखी थी हमें, हाँ ये भी दे रखा था पूरे कंपाउंड की 858, तो यहाँ रख दो। अब इसको भाई साहब को यहाँ बुला लो, तो ये कितना आ जाएगा? 48, तो ये हो जाएगा 480, 858। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बाकी सारी चीज़ को इधर भेज दो आप। तो इतनी तो मैं समझ में आ रही होगी, तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। तो 858 माइनस, क्योंकि देखो प्लस में है ना, तो इधर आएगा इस साइड, तो माइनस में हो जाएगा 480, और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी Al3+ की। तो यहाँ पे क्या करोगे? तो 858 माइनस का 480 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Al3+ की। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी किसके? Al3+ की। आई होप समझ में आ गया होगा ये भी। अब हमारे सामने 2 क्वेश्चंस आते हैं, दोनों क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है। एक तो CBSE बोर्ड में पूछ रखा है और दूसरा ISC बोर्ड में पूछ रखा है। दोनों क्वेश्चन को बच्चे को समझ में नहीं आता यार, करना कैसे है, उसको सॉल्व कैसे करना। इतना लेंदी क्वेश्चन ही उसको पढ़ने में ना उसकी हालत टाइट हो जाती है। नाम जैसे लिखे गए, जिस सीक्वेंस में लिखे गए ऐसे फॉलो करो। क्वेश्चंस ऐसे ही सीक्वेंस में हो रहे होंगे, पहले ये निकालना होगा, हो सकता है ये निकालना, फिर ऐसे ही हो रहे होंगे। नाम तो भाई मैंने सबके लिख रखे हैं, नाम और यूनिट, नाम यूनिट, ठीक है, ये सारी चीज़ें बड़े ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर क्या बोला? कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी हमें निकालनी है। तो हम लोगों ने लिख लिया कि मोलर कंडक्टेंस हमें निकालनी है, जो निकालनी हो तो उसको लिख लिया करो। एट दिस कंसंट्रेशन बोला गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर KCl इज, इतना दे रखा है। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब नहीं पता, तो भाई बता रखा है कि अगर नहीं पता होता है तो यूनिट पहचानो।
ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स को मैंने कहा था ना, ओम इनवर्स को बार बार कहा है, इसको साइमन लिखा करो, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स का मतलब क्या हुआ, के की यूनिट दे रखी है, क्योंकि यूनिट से हम नाम भी पहचान लेते हैं भाई। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स किसकी होती है, के की यूनिट होती है ना। तो यहाँ इसका मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस का ही दूसरा नाम क्या होता है, कंडक्टिविटी। तो मतलब के की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वही लिख रखी है। एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट था जिसकी रेजिस्टेंस दे रखी थी 85 ओम, ध्यान से पढ़ो, देखो मैंने सब हाईलाइट कर रखे हैं, ठीक है। इसको पहले पढ़ लेना, उसके बाद मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। फिर क्या बोला गया, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहाँ दे रखी थी भाई, देखो नीचे दे रखी थी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब कंडक्टिविटी, कप्पा जो दे रखा है यहाँ पर दे रखा है, पहचाना कैसे, ओम इनवर्स को हटाया करो भाई, साइमन लिखा करो। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मैंने बार बार करा, क्वेश्चन में बड़ा इस्तेमाल होता है। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स का मतलब के की यूनिट दे रखी है, तो के दे रखा हमें। मोलर कंडक्टिविटी पूछा हुआ है, तो जब भी आपको जो पूछता है पहले तो ये लिख लो कि क्या पूछा गया, उसका फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि हमें इससे एक ये आइडिया लग जाता है कि हमें अल्टीमेटली चलना कैसे है। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला के इंटू 1000 अपॉन का है। अब के निकालना है क्या, नहीं के दे रखा है, 1000 ये भी है, मोलरिटी दे रखी है क्या, अभी देख लेते हैं। अब यहाँ पर खास बात क्या है कि हमें दूसरे जो सेल है ना, मतलब जो दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है हमारे सामने, उसकी निकालनी है क्या, उसकी निकालनी है क्या, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तब यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे भाई दोनों में, इसलिए ऐसा दे रखा है। अब देखो खास बात क्या थी, उस भाई साहब ने बोल दिया व्हेन द सेम सेल वाज फिल्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल का सेल कांस्टेंट सेम रहने वाला है। क्यों, क्योंकि सेल कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो एल अपॉन का ए होता है। भाई कोई अगर सेल लोगे तो उसका लेंथ और एरिया तो चेंज हम लोग कर नहीं रहे, उसके अंदर जो मसाला भर रहे हैं दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट जो फिल कर रहे हैं वो चेंज कर रहे हैं ना, लेंथ और एरिया तो चेंज नहीं कर रहे। दैट मीन्स एल अपॉन ए का जो रेशियो हो वो तो इसमें भी वही रहेगा, इसमें भी वही रहेगा। मतलब कि ये हमारे लिए बनेगा हथियार, कौन, सेल कांस्टेंट, क्योंकि भाई हम लोग सेल नहीं चेंज कर रहे, क्योंकि बोला गया मतलब सेम सेल वॉज फील्ड, तो इस वजह से सेम सेल यहाँ पर क्या था, की पॉइंट था। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ से हम लोग कंडक्टिविटी हमें निकालनी है क्या, देखो बोला कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए के निकालना पड़ेगा भाई। इस क्वेश्चन में भी दूसरे वाले अननोन इलेक्ट्रोलाइट का भी मोलर कंडक्टिविटी निकालना पड़ेगा। मोलर कंडक्टिविटी के लिए के तो निकालनी पड़ेगी, तो के इंटू 1000 तो यहाँ भी करना पड़ेगा और अपान में मोलैरिटी भी करनी पड़ेगी। मगर सवाल यहाँ होता के कैसे निकालेंगे, तो के इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन आर इंटू सेल कॉन्स्टेंट, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं के इक्वल टू जी स्टार अपॉन का आर। अब ये सेल कॉन्स्टेंट कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब ऐसे कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। अभी तक तो सारी बात समझ में आ गई कि मैंने कहा क्या, देखो ये के इक्वल टू जी स्टार अपॉन आर होता है, मैंने बता रखा था। देखो के इक्वल टू जी स्टार अपॉन का आर, जी स्टार क्या था, सेल कांस्टेंट था, तो सेल कांस्टेंट सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि सेल सेम है, सेल सेम है, इसलिए जो सेल कांस्टेंट है वो सेम होगी, कि लेंथ और एरिया चेंज नहीं होने वाला। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो K1 है मल्टीप्लाइड बाई R1 होगा वो इक्वल होगा जी स्टार के। जो जी स्टार यहाँ पर होगा दैट इज जो सेल कांस्टेंट यहाँ पर होगा वही सेल कांस्टेंट यहाँ पर भी होगा। तो दैट मीन्स हम यहाँ भी कह सकते हैं ना K2 इज इक्वल टू इंटू R2 इज इक्वल टू क्या, जी स्टार। बात समझ गए। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर के पता था पहले वाले, हमारे पास जो पहला वाला नॉन इलेक्ट्रोलाइट से के पता था क्या, बिल्कुल के पता था यार। देखो के कहाँ दे रखा था, के देखो यहीं पर दे रखा था, मैं यहाँ पर रख दो 1.29 आर की वैल्यू दे रखी थी, रेजिस्टेंस ऑब्वियसली दे रखा था हमें, कितना दे रखा था 85 दे रखा था, यहाँ पर 85 रख दो, तो इससे आ जाएगा जी स्टार। अब ये जो भी जी स्टार है कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। अब प्रॉब्लम है कि यहाँ पर क्या क्या हमें पता है इस वाले क्वेश्चन में, तो हमें जी स्टार यहाँ से निकाल लेंगे, ये जी स्टार जो आया यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जी स्टार की वैल्यू ये रख दो 1.29 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 इंटू 85, ठीक है। अब के की वैल्यू हमें पता थी क्या, यहाँ पर नहीं, रेजिस्टेंस पता था हमें, रेजिस्टेंस दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब 96 ओम दे रखा था, तो रेजिस्टेंस पता है, तो यहाँ से K2 निकल जाएगी यहाँ पर K2, तो K2 कितनी आ जाएगी, आर तो पहले रख दूँ मैं 96। अब यहाँ पर आपको पता है K2 निकालना पड़ेगा, K2 निकालेंगे कैसे, K2 इज इक्वल टू, देखो ये चीज़ इंटू में है तो कहाँ जाएगी, डिवाइड में जाएगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.29 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 इंटू 85 अपॉन में कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पर 96। अब यहाँ से अगर हम लोग एक बार K2 निकाल लिए तो हम लोग मोलर कंडक्टिविटी आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप इससे अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर कितना आएगा 0.01142 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये हमारी कंडक्टिविटी आ गई। अगर कंडक्टिविटी आ गई ना भाई तो मोलर कंडक्टिविटी निकालना तो हलवा है। क्यों,
क्योंकि ये होता है कप्पा इंटू का 1000 अपॉन का क्या मोलैरिटी। क्वेश्चन में देखो कप्पा तो हम लोगों ने निकाल रखा दूसरे अननोन इलेक्ट्रोलाइट की, तो यहाँ पर रख दो 0.01142। 1000 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। मोलैरिटी क्वेश्चन में देखो गिवन थी, हमें कहाँ था गिवन, दिखाओ फिर से मोलैरिटी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को दिखाओ पढ़ा फिर से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तो यहाँ पर देखो दे रखा था कि कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस। अच्छा कह रखा व्हेन द सेम सेल वाज फिल्ड विथ एन एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ 0.052। देखो ना मोलैरिटी जब भी एम लिखा होता दैट मीन्स मोलैरिटी गिवन है, कितना दे रखा है 0.052, तो यहाँ रख दो बस। मोलैरिटी कितनी दे रखी 0.052, 219 कितना रहेगा 219.61 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मैंने बार बार कह रखा यूनिट पे फोकस करना भाई, यूनिट जरूर लिख के आना, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी कितनी आ गई दूसरे वाली अननोन इलेक्ट्रोलाइट की 219.61, ठीक है। जी स्टार क्या था हमारा सेल कांस्टेंट, तो जी स्टार दोनों के लिए सेम होगी बता रखा है। तो बाय द वे पेपर में जैसे कि आईएससी बोर्ड वाले ने पूछ रखा ना कि सेल कांस्टेंट निकाल के बताओ, तो इन दोनों को अलग से इसको अलग से सॉल्व कर लेना, बता देना। और यहाँ से तो हमें मोलर कंडक्टिविटी पता चल गई, समझ में आ गया ना, तो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बोल रखा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 मोलर NaCl सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, मतलब कि रेजिस्टेंस दे रखा कितना है 200 ओम दे रखा है। तो सीधे आप इंफॉर्मेशन को लिखो R इज इक्वल टू 200 ओम दे रखा है। अच्छा मोलैरिटी जब भी ऐसे 0.01 m लिखा था, इसका मतलब ये मोलैरिटी दे रखी है 0.0, ठीक है 1 दे रखी है मोलैरिटी। अच्छा कई बार हो सकता है यूनिट में m की जगह पर आपको ना मोल पर लीटर लिखा हो, तो घबराना मत, या फिर ऐसे ना लिख के इसको l के ऊपर लेके जाएगा तो बोलेगा मोल लीटर इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स बोले या मोल पर लीटर बोले, या फिर यहाँ m लिखा हो दैट मीन्स आपको m की वैल्यू दे रखी है। उसके बाद क्या बोला गया था, सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है भाई, दिस इज द की पॉइंट 1 दे रखी। यूनिटी का मतलब क्या होता है एकता, मतलब एक है। तो यहाँ पर ना जी स्टार का मतलब क्या है बताओ, जी स्टार का मतलब है सेल कांस्टेंट, जी स्टार का मतलब सेल कांस्टेंट जो दे रखी है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ, इसकी वैल्यू दे रखी है 1। हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखो। तो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है बताओ, कप्पा इंटू 1000 अपॉन की मोलैरिटी। अब प्रॉब्लम आ गई कि भाई यहाँ पे कप्पा कैसे निकालोगे, तो बड़ा ही आसान है, ये देखो हमें फॉर्मूला पता चल गया। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी। कैसे, ये पता करना है मोलर कंडक्टिविटी। अब हमें तो पहले क्वेश्चन में जो जो दिया होता है उसको लिख लो। अब इसके बाद हमें पता चल गया कि जब आगे हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें के निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक के नहीं निकलेगा तब तक भाई सॉल्व, क्योंकि मोलैरिटी तो गिवन है। अब के निकालने कुछ रिलेशन पता होना चाहिए, तो भाई रिलेशन है ना हमारे पास। तो के इज इक्वल टू क्या होता है जी स्टार अपॉन का आर होता है, रेजिस्टेंस तो गिवन है। मैंने कहा था सारे फॉर्मूलेस मैंने लिख रखे, ध्यान से फॉर्मूला अपने सामने रखो समझ में आएगा। तो जी स्टार तो 1 हो गया, तो के तो सुनो के इज इक्वल टू ये 1 हो गया। आर की वैल्यू दे रखी थी क्या, हाँ 200 रखे आ गया। अब इस के का क्या करोगे, के की यूनिट लिख दो भाई, यहाँ पर यूनिट क्या होती बताओ, याद हुआ कि नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ भाई, याद कर लो यार। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स कितनी बार बता रहा हूँ, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आ गया, आप अपॉन में रहने दो अभी, ठीक है। हमें निकालनी मोलर कंडक्टिविटी, इस फॉर्मूले में पुट करो। कहाँ पर, इस फॉर्मूले में पुट करो। तो लेमडा एम इज इक्वल टू 1/200 इंटू 1 मतलब इंटू 1000 अपॉन में क्या करनी मोलैरिटी, मोलैरिटी कितनी दे रखी थी 0.01। अब इसको सॉल्व कर लेना यार, सॉल्व करने तो आता होगा, नहीं आता तो बता देना। मैं जहाँ भी नहीं आएगा ना कोई कैलकुलेशन आप बताना मेरे को, मैं ना आपको टेलीग्राम पे भी आपका इसका सोल्यूशन बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करके दे दूंगा। तो मोलर कंडक्टिविटी इसकी कितनी आ जाएगी, मैं बता दे रहा हूँ ना, इसकी मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी 500 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मैंने बार बार कहा यूनिट पे भाई फोकस कर।